रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है ना? हाँ सर। ओके, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली आज मैं कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बचा कुचा पार्ट है उसको कंप्लीट करूंगा। ऐसे बोलने में बचा कुचा, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात बाकी है कॉन्स्टिट्यूशंस में, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशंस में थोड़ा ज़्यादा ही समय दिया, क्योंकि मुझे लगता है एक तो एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल एज नॉर्मल लाइफ में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सो ठीक है, जो बाकी इम्पोर्टेंट पार्ट है आज मैं उसके साथ आपको बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशंस का कोई फर्स्ट क्लास तो ये है नहीं, काफ़ी डेप्थ में आ चुके हैं। ऐसे तो ओवरव्यू चैप्टर्स में, मतलब जो स्टार्टिंग एक दो क्लासेस में मैं सारा टॉपिक एक बार कवर कर दिया था, बट ये जो डेप्थ में बात करना होता है ना, वो एक एक पॉइंट लेके जो डिस्कशंस होता है वही मैं क्लास में अभी कर रहा हूँ। तो चलिए, जैसे कि आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसे जैसे करूंगा, जैसे राइट्स के बारे में बात करना, ठीक है। ये जो राइट्स है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एक रेमेडी होता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रेमेडी होते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड राइट, ठीक है, WRIT, ठीक है। तो ये राइट क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, जैसे एज ए इंडियन सिटीजन हमारा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, ठीक है। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कशंस होगा, ठीक है, तो वो भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आपके साथ बात करता हूँ। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हुआ है क्या? हाँ सर। है दादा। अच्छा देखो, ये सब मैं স্যার बता दिया। हाँ, গত শুক্রবার আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। আচ্ছা, আপনার দুটো শুক্রবারের ক্লাস পাওনা আছে, পাঠিয়ে দেবো। পাঠিয়ে দেবো আর নাকি? একটা হ্যাঁ, হচ্ছে আরেকদিন আমি জয়েন করেছিলাম মানে হাফ ক্লাস হয়ে যাবার পর, তো ইকোনমিক্স। ওটাও আচ্ছা, আপনি হ্যাঁ জাস্ট ওটাও আমাকে একটু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দেবেন, তাহলে আমার না মানে মিস হবে না, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন। আচ্ছা স্যার। তাহলে কি হবে, আমি মানে ভুলে গেলেও আমাকে ভুলতে দেবেন, আমি মেসেজটা দেখে নিয়ে হলো পাঠিয়ে দিতে পারবো। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ओके। तो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जो भी मैं बात किया था, दैट इज जैसे मानिए कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये सब डिस्कशंस मैंने किया था। राइट टू फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है हम लोगों का, है ना, फंडामेंटल राइट्स क्या है। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, मैं भूल गया थोड़ा बात बात में। हाँ सर। स्टार्ट है रिकॉर्डिंग? यस, रिकॉर्डिंग। तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन हो चुका है, जिसमें आपको राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है, ऐसे वेरियस आर्टिकल्स एंड सेक्शंस के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले किया है। तो राइट टू इक्वलिटी ये भी डिस्कशन किया, ठीक है, तो जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस था। फिर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू दी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम देता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटीग्रिटी को तोड़े, हाँ, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, और इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे आजकल बहुत लोग सर मिसकॉन्सेप्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, मैं फ्रीडम फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम दिया है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है मेरा, बट फ्रीडम का मतलब थोड़ा सा मिस यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो इंटीग्रिटी को तोड़ेगा, जो सोशल मैटर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है सर, वो राइट भी है सरकार के पास, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ये सब डिस्कशंस किया था। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप पूरे भारत में कहीं भी जाइए, अपना जो भी मर्जी प्रोफेशन कीजिए, जो भी मर्जी ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ट्रेड है आप कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई रोकेगा
तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। तो वो रेमेडी जो है वो राइट के थ्रू से दिया है, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं लास्ट दिन आपको ये अच्छा ये भी मैं बताती, ये एक इंटरेस्टिंग पिलर था, परमिशेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोला ना बहुत लोग मिसयूज करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ठीक है। तो ये मिसयूज करने से उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बात है, जो बेसिकली देश को तोड़े ऐसा स्पीच का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपको रोक दिया जाएगा अगर आप ऐसे स्पीच दे रहे हो जो बेसिकली डिवाइड एंड रूल का बात करेगा, जो बेसिकली देश को जोड़ने के बजाय देश को तोड़ेगा, ठीक है। इस तरह का कोई भी स्पीच कोई भी दे, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर नॉर्मली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे देश में, ठीक है, बट एनीवन, ठीक है। तो इस तरह का मैटर को परमिशेबल रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, तो ये आपको मैं लास्ट दिन बताया था। अच्छा, इसी मैटर में बात करते करते राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, इसके बारे में भी आप अपने मर्जी से जो भी धर्म से आपको प्रेम हो या आपको शिक्षा प्राप्त हो या फिर आपको जिंदगी में जीने का अच्छा मौका मिलता हो, आप कर सकते हैं, उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसके बारे में मैं आपको बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी भी है आपका फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी जगह में ऐसा लगता है remedies for enforcement of fundamental rights, a very interesting concept sir. Article 32 guarantees the enforcement of fundamental rights, मतलब आपका फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 संविधान में जगह मिला है, ठीक है। आर्टिकल 32 ये गारंटी देता है कि आपका फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करेगा, मतलब लागू करेगा। इट इज अ रेमिडियल एंड नॉट सब्सटेंटिव, ठीक है, इन नेचर, मतलब ये रेमिडी की तरह काम करेगा। The rest of the article 33, 35 relate to supplementary matters and do not create or guarantee any right. Therefore, we shall discuss article 32 first and then rest of the article that 33, 35 etc. तो ये मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट जो बात है सर, ये जो रेमेडी जो है इसके लिए कुछ राइट्स बनाया गया है हमारे संविधान में, ठीक है, जिसको बोलते हैं राइट्स, ओके, ऑर्डर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, या डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं। डायरेक्शंस, ऑर्डर और राइट्स एक ही बात है, ठीक है। तो ज्यादातर ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है WRITS, बट यू कैन से इट डायरेक्शंस, यू कैन से इट ऑर्डर्स। तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए किया जाता है, मैं आज आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा, जिसमें ये पॉइंट मैं लास्ट दिन बताया था, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशंस, क्वो वारंटो एंड सर्टियोराई, ओके। ये वर्ड्स थोड़ा सा बहुत लोगों को तंग करता है, बिकॉज जैसे कि आपको पहले दिन से पता है, जब से हम लोग लॉ पढ़ते हैं, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, कंपनी लॉ हो, या फिर जूरिस्प्रूडेंस हो, जनरल लॉ, ठीक है, इकोनॉमिक लॉ, सिक्योरिटी लॉ, बहुत सारा लॉ पढ़ते हैं। स्पेशली सीए स्टूडेंट्स तो बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं। सीए को भी कम नहीं पढ़ना पड़ता, बट सीएस थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये जो लैटिन यूज करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता है कि क्यों लैटिन यूज किया जाता है? बिकॉज यूरोपियंस आर बेसिकली अफेक्टेड बाय इटालियंस, ठीक है, ये एक्चुअली इटालियंस वर्ड है, रोमन, इसको हम लोग रोमन भी बोल सकते हैं, एक्चुअली रोमन वर्ड बोला जाता है, मतलब इटली एंड ग्रीस के एरिया में जो लैंग्वेज यूज होता था वो रोमन या लैटिन वर्ड्स होता था। तो ये रोमन या लैटिन वर्ड्स बहुत ज्यादा इंग्लिश कल्चर को प्रभावित किया है, और इंग्लिश कल्चर हमारे देश में इफेक्ट डाला है, बिकॉज ब्रिटिश हमारे देश में बहुत दिनों तक राज किया है, और हमारा संविधान वगैरह बनाने के टाइम पे हम लोग ब्रिटिश से बहुत सारा चीज कॉपी भी किए, ठीक है। तो अंबेडकर जी जब संविधान को बनाया था, तो ऑन दैट टाइम जल्दी में जितना उनसे हो पाता था, वो अलग अलग कंट्री का जो भी डिटेल्स है वो तो लिया, मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का मतलब प्रभाव है या इफेक्ट है, तो वो आपका इंग्लिश का, मतलब ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश का इफेक्ट रोमन से है, और रोमन का इफेक्ट मतलब ऑटोमेटिकली ब्रिटिश से हमारे पास ट्रांसफर हुआ है। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि हमें रोमन वर्ड्स जानना पड़ेगा, इसका मतलब भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है सर। ऐसे रिसेंटली आप लोगों ने पता है सर, आप लोगों को रिसेंटली एक चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री का एक मीटिंग हुआ सर। मीटिंग का नाम क्या है, कोई मुझे बता सकते हैं? दिल्ली में एक मीटिंग हुआ है रिसेंटली, जिसमें मीटिंग का नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई मुझे बता सकते हो? जिसमें CM PM, मतलब हमारा चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सभी कोई मतलब मीटिंग किया था और भारत में कुछ नियम के बारे में बात किया, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल थे।
तो पता होगा। रिसेंट बातें हैं सर इसमें, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखो ये दिल्ली में रिसेंटली हुआ है, ममता बनर्जी इन दिल्ली विथ आदित्यनाथ योगी, योगी जी के पास बैठे थे। इसको लेके काफी न्यूज हुआ, बट न्यूज कुछ और है मैं जो बोलना चाहता हूँ। मुझे मीटिंग का नाम याद नहीं आ रहा है। बेसिकली ये एक लीगल मीटिंग था, मतलब जो देश में जो आईन कानून चलता है ना, जो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस। हाँ तो बोलना, तब से तो पूछ रहा हूँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस, सॉरी सर नेटवर्क डिस्टर्ब করছে। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि क्या कॉन्फ्रेंस था। ये देखो मोस्ट प्रॉब्ली यही है। CJI Ramana chairs 39 conference of Chief Justice today, joint meet of CMs and CJs tomorrow। ठीक है, 2 दिन पहले का बात है। Conference of 2 sections of constitutions, PM at conference with judges and CMs। बेसिकली इसमें जो मेनली बोला गया है, सेकेंड टाइम इन ए वीक दैट PM मोदी वाज एड्रेसिंग द चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब बेसिकली ये एक पूरा भारत को बताने के लिए कुछ बात था। दैट ए जॉइंट रेयर कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स at Delhi Vigyan Bhavan on Saturday, Prime Minister Narendra Modi shared the stage of Chief Justice of India NV Ramana। ठीक है, ये जनरल नॉलेज है, आप लोग याद रखिएगा। एंड यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू in our country, while the role of judiciary is that the guardian of the constitutions। point to be noted। ठीक है, कि जुडिशियरी का रोल क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्डियन की तरह काम करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्डियन की तरह काम करता है। तो इसमें जो रिसेंट जो ये जो मीटिंग था, ठीक है, चीफ जस्टिस का जो ये कॉन्फ्रेंस था, इस कॉन्फ्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंस क्या रहा। कहाँ गया मेरा पेन, एक सेकेंड सर, मैं पेन लेता हूँ और आपको बताता हूँ। जस्ट ये रिसेंट अपडेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। रामन्ना और किरण रिजिजू और मतलब चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड प्रधानमंत्री। ठीक है, तो while the role of judiciary is that of the guardian of the constitution, the legislature represents the aspirations of the citizen। I believe that with this confluence of these two sections of the constitutions, this balance will prepare the roadmap for an effective and time bound judicial system in the country। actually हमारे देश में judicial system का हालत बहुत ही खराब है। every most probably 1 million 1 billion नहीं सॉरी 2 million पे, मतलब 20 लाख 30 लाख पॉपुलेशन पे हार्डली एक जज का कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें क्या है, जुडिशियरी सिस्टम बहुत खतरनाक हालत में है। तो इसको ठीक करने का एक बहुत इच्छा है, जो काफी दिनों से, जब से मोदी जी आए हैं तब से ये मीटिंग चल रहा है और इसमें कुछ ना कुछ इफेक्टिव करने का कोशिश कर रहा है। और द 39th एडिशन ऑफ द इवेंट वाज हेल्ड 6 years आफ्टर द 38th सच कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 2016 में एक हुआ था, जिसमें मोदी जी फुट के रोया था, मुझे याद है अभी भी। जो एक मतलब बेसिकली बंद कमरे का था, और मोदी जी को जब पता चला था कि क्या हालत है भारत के जस्टिस सिस्टम का, तो जो मतलब उसमें भी जो प्रधान जो हमारे चीफ जस्टिस वगैरह हैं, उन्होंने बताया था कि क्या सिचुएशंस है, तो बहुत ही चिंताजनक सिचुएशंस है। In 2047, when country will complete 100 years of its independence, then what kind of judicial system would like to see in the country? That is the main point. Point to be noted। मैं संविधान का बात कर रहा हूँ, और आपके सामने एक रिसेंट बात है जो 2 दिन पहले दिल्ली में विज्ञान भवन में हुआ है। आपको इसका जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2047 में भारत जब 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा, तो ऑन दैट टाइम भारत का जुडिशियल सिस्टम कैसा होना चाहिए। How do we make our judicial system so capable that it can fulfill the aspirations of India of 2047 and can fulfill them? These questions should be our priority today। ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी था, और इसी कारण से ये मीटिंग था। ठीक है, तो बहुत ही मतलब ऊंचे विचार का मीटिंग है सर। मतलब विचारधारा बहुत ही हाईफाई है। मतलब हाईफाई इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा सोच विचार होना चाहिए, बिकॉज विचार सबसे पहले आता है और उसके बाद उसका प्रयोग होता है। तो विचार तो बहुत अच्छा है, अब इफेक्ट कैसा होगा या किस तरह से इसको स्प्रेड किया जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो बाद में देखेंगे। We are doing our best to improve the judicial system। We are also working to improve and upgrade the judicial infrastructure। He said, adding that efforts are being made by the government to fill up vacancies in courts। कोशिश चल रहा है कि कोर्ट में वैकेंसी बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर टेक्नोलॉजी इन द जुडिशियल सिस्टम। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिकली टेक्नोलॉजी में वो पावर है जो फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना टेक्नोलॉजी सामने आएगा, आई होप जिस तरह से आज के डेट में यूट्यूब ऐप इस तरह के ऊपर बेस करके एजुकेशन सिस्टम या बहुत सारे चीजों में डेवलपमेंट आया है,
जुडिशियल सिस्टम में भी आएगा, ये गवर्नमेंट भी सोच रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी या हमारे चीफ जस्टिस भी सोच रहे हैं। As an essential part of Digital India mission, the e-courts project is being implemented today in mission mode. e-court आएगा, इसमें क्या होगा, केस दर्ज करना, कोई मैटर को सामने लाना, उसको फटाफट उसका सोल्यूशन निकालना, ये सब मैटर सामने आएगा, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, हरियाणा मोहन लाल खट्टर जी, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे लोग इसमें अटेंड थे। एंड दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी for an honest and constructive dialogue between government and judiciary on finding concrete solutions, efficient delivery of justice, and Rijju said describing the significance of the event. अब आपको मैं ये सब क्यों बोला, ठीक है, इसके पीछे मेरा क्या मकसद था, एक ही मकसद था, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, हैबियस कॉर्पस, बैंडमस, प्रोहिबिशंस, क्वो वारंटो, सर्टियोरराई, ये बेसिकली क्या है, राइट्स है, ठीक है, ऑर्डर्स है, डायरेक्शंस है। इसके ये किस लिए है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए है। अगर कभी भी किसी को फंडामेंटल राइट्स में प्रॉब्लम होता है तो उसको ये पॉइंट के थ्रू से अपने आप को बना सकता है। तो चलो देरी नहीं करना है, आपको फटाफट मैं राइट समझा देता हूँ, क्या बोलते हो सर? उसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जैसे इंपॉर्टेंट बात में जैसे सिटीजनशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि देश हमारे लिए क्या किया है, बहुत बार मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि इंडिया हमारे लिए क्या किया, लेकिन अब ड्यूटी सुनने के बाद आपको आपके मन में ये होना चाहिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपके सामने मैं बात करूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको पार्लियामेंट के सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। उसमें पार्लियामेंट सिस्टम में जैसे अपर हाउस, लोअर हाउस, फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बात करना है मुझे, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट में भी ना दो कॉन्सेप्ट चलता है अलग अलग, स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें ये एक सिस्टम है सर, स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। तो असेंबली और काउंसिल में क्या फर्क है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। गवर्नर का काम मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, सो ज़्यादा कुछ मुझे उसमें नहीं बोलना है। तो बेसिकली मैं आपको राइट बताने वाला हूँ, और राइट जो है वो है, अभी थोड़ा राइट के बारे में बता देते हैं। राइट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली ये जो राइट का बात मैं कर रहा हूँ, ये राइट या ऑर्डर या डायरेक्शंस, ठीक है, जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए है, जिसको हेवियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मैंडमस एंड सर्टियोरराई एंड प्रोहिबिशंस, ठीक है, सर्टियोरराई एंड प्रोहिबिशंस, ये 5 राइट्स है, ठीक है, जिसके थ्रू से आप अपना फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा इजी वे में समझने का कोशिश करते हैं। ये नॉट जस्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स और नॉट जस्ट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, इवन अगर आप आईएएस वगैरह का एग्जाम भी देते हो, वहाँ पर भी बहुत वाइटल होता है, ठीक है, जब यूपीएससी एग्जाम लोग देते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, ये जो राइट के बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मतलब जिस पॉइंट में बात करने जा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना कि डिस्कशन जो भी चल रहा है, इतना मुझे बताइएगा सर। यस सर। थैंक यू सर। तो चलो देखते हैं सर, राइट्स आर रिटन ऑर्डर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो राइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो फंडामेंटल ड्यूटी मतलब फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए है, इट्स अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट that comments constitutional remedies for Indian citizen against the violation of their fundamental rights, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी जगह में किसी का फंडामेंटल राइट्स खराब होता है, ऐसा लगता है कि उसको वायलेट किया जा रहा है, तो फिर सेक्शन 32 आर्टिकल 32 सामने आता है और राइट को एनफोर्स करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है। आर्टिकल 32 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दैट एन इंडियन सिटीजन कैन सीक फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट से भी लेते हैं, हाई कोर्ट से भी लेते हैं, अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। द सेम आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट टू पावर टू इशू राइट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, whereas the high courts has the same power under article 226। मतलब ये जो आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है और 226 इसके थ्रू से हाई कोर्ट को एनफोर्समेंट करने का पावर मिलता है। और ये जो राइट है जिसके बारे में मैं तब से बातें कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप अपने इंस्टीट्यूट के मैट में भी देखोगे,
ठीक है, या फिर जो नोट्स अभी मैं दिखा रहा हूँ ये नोट्स में भी आप देखोगे, ठीक है, जिसमें आप दिखाई दे रहे हैं आपको हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशंस, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। This is not just for your CS or LLB exams, but also in if you are in IAS preparations, UPSC preparations, हर जगह में ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ राइट्स इन इंडिया, ठीक है, क्या क्या राइट है जो आपको मैं तब से बोले जा रहा हूँ, 5 राइट्स हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, डिफेंड करे, ठीक है। हर किसी का फंडामेंटल राइट्स होता है और उसको डिफेंड करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो किसी का भी फंडामेंटल राइट्स छीना नहीं जा सकता। जैसे रिसेंटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर में आप देखोगे न्यूज़ चैनल वाले बहुत डिबेट करवाते हैं या फिर न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होते हैं। 2006 में ऑलरेडी ये जो आज के डेट में जो आप लोगों को पता है ना सर, ये जो लाउड स्पीकर को लेके जो चल रहा है, माइक को लेके, हाँ, अजान को लेके जो बात चल रहा है, बहुत सिंपल सा 2006 में एक बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बता दिया था कि आप अपने प्रीमाइसेस के अंदर विद इन परमिसेबल लिमिट लाउड स्पीकर बजाओ, आपको कोई नहीं रोकने वाला, बट दुनिया को चिल्ला चिल्ला के किसी भी, चाहे वो आप हिंदू धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम इस्लाम के हो, चाहे ईसाई के हो, जहाँ जो भी धर्म के आप हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। बट सर फिर भी कुछ लोग इसको पालन नहीं कर रहे थे। तो अभी जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज या ओपोनेंट पार्टीज इसको मुद्दा बनाया तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया। बट ये भी फंडामेंटल राइट्स है ना, कि सबको ही अपना अपना धर्म, पूजा, साधना अपने घर में करे, हाँ, अपने आस्था की जगह में करे, अपने प्रेमाइसेस के अंदर करे, इसको दुनिया भर में स्प्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। और ये बात आज नहीं सर, 2006 में आ गया था। लेकिन क्या है ना, कुछ अपीसमेंट चलता है हमारे देश में, ठीक है, पॉलिटिकल फायदे के लिए, कि भाई उसको अपीस करो। अपीस समझते हैं आप लोग? अपीस का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको बंगाली में, अपीस को क्या बोलते हैं, बंगाली भूल गया मैं इसका, अपीसमेंट का बंगाली भूल गया, बेसिकली तुष्टिकरण, यस, ठीक है। तो ये एक राजनीति होते हैं, कभी किसी को तुष्टि करते, कभी कोई किसी को तुष्टि करते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो जो भी हो, इसमें क्या होता है ना, किसी किसी लोगों को ना ऐसा लगता है कि सब हमारा राइट है, ऐसा थोड़ी होता है, किसी का राइट कुछ भी नहीं है, जो संविधान बोला है वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। एक अनदर चीज आ रहा है सर, आप लोगों को खबर है सर, यूसीसी के बारे में बात आ रहा है, मैं आपको आगे आगे चर्चा करूंगा, ड्यूटीज जब बताऊंगा ना, यूसीसी के बारे में बात करूंगा। यूसीसी मतलब सर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समझ रहे हैं सर, सिविल कोड आने वाला है, इसमें बहुत चर्चा चल रहा है और आ जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ। बिकॉज करेंटली भारत में जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें किसी भी चीज को पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी है, और ये एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, मतलब किसी का पर्सनल लॉ का कोई मतलब नहीं है, संविधान सबको फॉलो करना होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बेस करके क्या क्या होने वाला है उसका भी मैं कुछ आइडिया आपको दूंगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। ऐसे भी एक बात करने जाता हूँ दूसरी बात सामने आ जाता है, तो बोल देता हूँ आपको। अच्छा, 5 काइंड्स ऑफ जो पावर राइट्स हैं, इसमें हेबियस कॉर्पस, इसका क्या मतलब है देख लो। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब मैं आपको पहले ही बोला था, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। सो लैटिन वर्ड मीनिंग द वर्ड हेबियस कॉर्पस इज टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये हैव द बॉडी ऑफ का मतलब क्या है? दिस राइट इज यूज्ड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। मतलब सर अगर कोई किसी को स्पेशली ऐसा होता है ना, किसी को उठा के लेके चला गया, अनलॉफुल डिटेंशन, पुलिस कस्टडी में जाके रख लिया, कल आपको आके कोई उठा के लेके गया, कल मेरे को आके कोई उठा के लेके गया, ऐसा कर सकता है कोई, किसी के अगेंस्ट में केस भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप किसी के अगेंस्ट में भी केस कर दोगे तो पुलिस आके उठा के लेके जाएगा, थाने में बिठा के रखेगा, डिटेन करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके अगेंस्ट में राइट तो होना चाहिए कि भाई आप मेरे को ऐसे नहीं उठा के ला सकते, है ना। किसी को अनलॉफुल डिटेन करने का ताकत किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, आप किसी को भी बिना किसी रीजन से पकड़ के नहीं रख सकते। तो लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन थ्रू हेबियस कॉर्पस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें क्या हुआ ना, ये सुनने में ऐसा लग रहा है सर कोई क्यों, किसको क्यों पकड़ेगा? सर आपको क्या पता, समाज में अलग अलग टाइप ऑफ लोग होते हैं, समाज में, सोसाइटी में देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ
पीपल जिनको लगता है कि वो शेर है, कोई सोचता है मैं सवा शेर हूँ, समझते हैं ना आप पावर। जैसे कल ही मैं मार्केट में घूम रहा था, मतलब ऐसे ही मार्केटिंग कुछ सब्जी वगैरह ले रहा था शाम के टाइम पे, तो एक बाइक वाला आके केशवपुर के भीड़ रास्ते के अंदर दो लड़के के सामने डिस्क ब्रेक लगाया और पूरा बाइक एकदम हवा में 2 मिनट के लिए पीछे का टायर, ठीक है, मतलब ऐसा जोर से बाइक चला रहा था, किसी का कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, सब किसी को कुछ बोलने जाओ तो बोलेगा मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, ठीक है, मेरा ये गॉडफादर है, मेरा वो गॉडफादर है। मतलब भीड़ रास्ते में लोग बाइक भी ऐसे चला सकते हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसा हालत है कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सब पार्टी के नाम पे चला लेते हैं। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसके लिए सरकार को भी स्टेप्स लेना पड़ेगा। हर एक स्टेट का अपना अपना मुद्दा है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई किसी को उठा के लेके जाएगा, डिटेन करके रखेगा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। लेकिन क्या है ना, जब रूल्स रेगुलेशंस आउट ऑफ कंट्रोल तब ऐसा होता है सर, ठीक है। किसी को भी कोई उठा के लेके चला जाएगा और ऐसे डिटेन करेगा। थ्रू हेवियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर्स वन पर्सन हु हैज अरेस्टेड अनदर पर्सन, ठीक है, हु हैज अरेस्टेड अनदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ लैटर बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, वन पर्सन हु हैज अरेस्टेड अनदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ द लैटर बिफोर द कोर्ट डिटेन नहीं कर सकते। तो फैक्ट्स अबाउट हेबियस कॉर्पस क्या है, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू दिस राइट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है, ये जो राइट है, राइट मतलब ऑर्डर है, ये बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लगा सकते हैं। हेबियस कॉर्पस कैनॉट बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल। जब लॉफुल डिटेंशन है तब क्यों बात करेगा, तब हेबियस कॉर्पस क्यों आएगा, तब कोई जरूरत नहीं है, तब तो डिटेंशन लॉफुल है ना। लॉफुल डिटेंशन, भाई इसने गलती किया है, अरेस्ट किया किसी ने भी, पुलिस ने अरेस्ट किया या सीबीआई ने अरेस्ट किया, डिटेंशन जब लॉफुल है तब हेबियस कॉर्पस का कोई काम नहीं है। When the proceedings is for contempt of legislature or a court, अगर आप कोर्ट को तोड़ते हो, लेजिस्लेचर को तोड़ते हो, ठीक है, तो ठीक है, तब भी हेबियस कॉर्पस काम नहीं करेगा। डिटेंशन इज बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, डिटेंशन कोर्ट ने किया, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया, जिसका एलिजिबिलिटी है उसने किया, तो भी हेबियस कॉर्पस सामने नहीं आएगा। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स चिंता में पड़ेगा तब ऑब्वियसली हेबियस कॉर्पस सामने आएगा। बोलो सर, समझ में आ रहा है? हेलो, बेसिक बात है सर, एकदम बेसिक बात है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? सही से मुझे बताइएगा। यस सर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में थोड़ा सा डिटेल्स में और बोला है, द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस एन इफेक्टिव bulwark of personal liberty is a remedy available to a person who is confined without legal justifications. The words habeas corpus literally mean to have the body. When a prima facie case for the issue of right has been made, then the court issue a rule nisi upon, ठीक है, the relevant authority to show cause why the right should not be issued, क्यों नहीं कर सकते, this is the national order, or let the court know on what grounds he has been confined. कोर्ट को बताओ कि तुम इसको किस मुद्दे पे उठा के लाए हो या अरेस्ट करके रखे हो, and to set him free if there is no justification for his detention. अगर डिटेंशन करने का कोई रीजन नहीं बता सकते तो छोड़ो उनको। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को थोड़ी ना प्रॉब्लम में डाल सकता है, नहीं, आपको प्रूव करना होगा, आपको प्रूव करना होगा, है ना। जैसे हम लोग देखें ऐसा, स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी ऐसे करते हैं जो पावर में होते हैं ना, और अपोनेंट पार्टीज के लोगों को प्रॉब्लम में डालते हैं, ठीक है। सेंट्रल में जो पावर में होते हैं वो अपोनेंट पावर के लोगों को प्रॉब्लम में डालते हैं, उठा के लेके जाते हैं या फिर समथिंग लाइक दैट। प्रूव, कोर्ट को बताओ कि क्यों, किस मैटर में आप उठा के लेके आए हो, किस मैटर में डिटेंशन किए हो, किस मैटर में अरेस्ट किए हो, समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी कौन है, वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी टीएमसी है। अब टीएमसी अगर बीजेपी के वर्कर को या सीपीएम के वर्कर को या फिर किसी भी और पार्टी के वर्कर को किसी भी रीजन से डिटेन करने का परमिशन पुलिस को दे देते हैं, मतलब पार्टी तो नहीं करता नॉर्मली, बट पुलिस तो आप लोग जानती है क्या करते हैं हमारे देश में, ठीक है, न्यूट्रल होके काम आज तक करने नहीं देखा, ठीक है, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का चमचा ही होता है। तो जो भी हो, दुख की बात है, बहुत ही खतरनाक है, पुलिस को न्यूट्रल होके काम करना चाहिए। तो जो भी हो, तो वेस्ट बंगाल में जैसे टीएमसी है, सेंट्रल में जैसे बीजेपी है, ठीक है, तो सेंट्रल में बीजेपी है, अगर बीजेपी वहां पर सिमिलरली अगर वो टीएमसी हो या कांग्रेस के लोगों को प्रॉब्लम में डालते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू से, तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, ऐसा होता है सर, आप लोग भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए राइट है, ऑर्डर है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का ताकत देते हैं, और हेबियस कॉर्पस
यही एक कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। चलो सर, हेवियस कॉर्पस तो आपको समझ में आ गया। सर मैंडामस के बारे में सुन लो। अच्छा शालिनी, मिसेस बैनर्जी, नंदिनी, आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? रोशनी, ज्योति, बोलो सर। है सर। ओके। यस सर। हाँ सर। मैंडामस, अब ये मैंडामस क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज राइट इज वी कॉमेंट, वी कॉमेंट, हमने बोला, ठीक है। अब कौन बोला सर? अगेन वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगा, और कौन बोलेगा? दिस राइट इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल, टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। सरकारी कर्मचारी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी मतलब पब्लिक सर्वेंट सर। पब्लिक ऑफिशियल्स जो है वो अपना काम ठीक से करे, ये देखने का दायित्व है किसका? कोर्ट का, आइन का, कानून का, ठीक है। तो ये जो मैंडामस का कॉन्सेप्ट है, वी कॉमेंट। अब वी कॉमेंट का क्या मतलब है? द राइट इज यूज, मतलब राइट मतलब क्या है? ऑर्डर। हाँ सर, द ऑर्डर इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी टू रिज्यूम हिज वर्क, अपना काम वापस करे। बिसाइड पब्लिक ऑफिशियल, मैंडामस कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशंस, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। मतलब बेसिकली सरकार या सरकार रिलेटेड ऑफिशियल्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस जो भी हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, वो अगर अपना जो उसका काम है, ठीक है, अपना जो भी ड्यूटी है वो पालन नहीं करते, ठीक है, तो उसके मैटर में ये ऑर्डर इशू किया जाता है कि भाई आप अपना काम करो, आप अपना ड्यूटी करो। ये बताने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, ठीक है। तो फैक्ट्स इन मैंडामस इन इंडिया, अनलाइक हेवियस कॉर्पस, मैंडामस कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स में नहीं लगता है, मतलब, लेकिन हेवियस कॉर्पस प्राइवेट में लगता है, ठीक है, इसलिए बोला अनलाइक हेवियस कॉर्पस मैंडामस कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। मैंडामस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब नहीं लग सकता? अच्छा, ये प्राइवेट में नहीं लगता है, हेबियस कॉर्पस प्राइवेट पे लगता, बट मैंडामस प्राइवेट पे नहीं लगता, पब्लिक पे लगता है, पब्लिक ऑफिशियल्स पे लगता है, बेसिकली सरकारी नौकर या ऑफिशियल्स। मैंडामस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब नहीं लग सकते? टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस है that does not possess statutory force, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ करने के लिए मना किया है सरकारी लेवल में, ठीक है। तो ये अगर ये डिपार्टमेंटल मैटर है, इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से आया है, ड्यूटी ऑफिशियल्स ने नहीं किया बिकॉज डिपार्टमेंट ने मना किया, कुछ कारण होगा कुछ, बट नॉट पॉजेस एनी स्टैट्यूटरी फोर्स, मतलब ये करना कोई कानूनन फोर्स नहीं था, कोई स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं था, तब वहां पर मैंडामस यूज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मैंडामस यूज करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। टू ऑर्डर समवन टू वर्क when the kind of work is discretionary and not mandatory, मतलब कोई भी काम मैंडेटरी नहीं था, डिस्क्रिशनरी था, करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, तो ऐसा ड्यूटी करे ना करे प्रॉब्लम नहीं है। तो जो डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, ऐसे काम पे लिए, ड्यूटी के लिए आप किसी को ऑर्डर पास नहीं करा सकते, मतलब स्पेशली कोर्ट कभी भी ऐसे पब्लिक काम को बाध्य नहीं करेगा मैंडामस यूज करके। टू एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब क्या? कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस लाया गया, मतलब कुछ रूल्स लाया गया कि भाई इस कारण से होगा या दैट कारण से होगा या दोज कारण से होगा, ऑब्लिगेशंस अगर कुछ है तो वहां पर मैंडामस नहीं आएगा। एक बहुत ही वाइटल पार्ट सर, मैंडामस का कॉन्सेप्ट कांट बी इशूड अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट भी सरकार का है, बट प्रेसिडेंट पे मैंडामस नहीं लगेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट पे ये रूल नहीं लगा सकते और स्टेट गवर्नर पे नहीं लगा सकते, बिकॉज उनका ऑथोरिटी हायर लेवल में है, और गवर्नर कौन है? प्रेसिडेंट का एजेंट है सर, समझ रहे हैं सर आप लोग? प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर सबसे हाईएस्ट माना जाता है, और स्टेट गवर्नर्स बेसिकली प्रेसिडेंट का एजेंट होते हैं सर स्टेट में। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में कौन है सर गवर्नर, बताइएगा मुझे थोड़ा, बताओ वेस्ट बंगाल में गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ठीक है। तो ये जगदीप धनखड़ साहब, ये बेसिकली कौन है सर? प्रेसिडेंट का एजेंट है एक तरह से। मैं आपको गवर्नर के बारे में बताऊंगा, गवर्नर के पास सारा ताकत होता है जो एक प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है, लेकिन बस एक पावर को छोड़ के, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं
प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पूरा कंट्री को सेंट्रल रूल पे ला सकते हैं, या मिलिट्री शासन जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, मिलिट्री शासन लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, जो गवर्नर नहीं लगा सकता, गवर्नर नहीं लगा सकता। बाकी हर एक पावर जो प्रेसिडेंट का है वो सारा का सारा पावर गवर्नर का भी। जैसे हमारे गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़, इसलिए मैंने इसका नाम लिया, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर मैंडेमस नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो मैंडेमस का जो रूल्स है जो पब्लिक ऑफिशियल्स पे लागू किया जाता है जब वो अपना ड्यूटी पालन नहीं करता, बट ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये प्रेसिडेंट पे एंड स्टेट गवर्नर पे नहीं लगेगा, और अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एक्टिंग इन ए जुडिशियल कैपेसिटी उन पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रहा मैंडेमस की कहानी। अब चलो मैं आपको कुछ और बात करता हूँ, प्रोहिबिशंस के बारे में बता देता हूँ। आप चाहो तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा का सारा आप अपने इंस्टीट्यूशन के मैट में देखो, ठीक है, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये देखो मैंडेमस, मैं ये नोट्स भी शेयर कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, प्रोहिबिशंस, सर व्हाट इज प्रोहिबिशंस? द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब तो जानते ही आप लोग, है ना, मना करना, है ना। फॉरबिड मतलब क्या, मना करना। तो फॉरबिड अ कोड दैट इज हायर इन पोजीशन, जो कोड पोजीशंस में हायर लेवल में होते हैं, a code that is higher in positions, point to be noted sir, with right against a court, मतलब right मतलब order against a court that is lower in position, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, जज कोर्ट को, ठीक है, जो भी लोअर कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है, ठीक है, ऐसे लोअर लेवल के कोर्ट को बेसिकली ऑर्डर देते हैं, दैट इज लोअर इन पोजीशंस टू प्रिवेंट दी लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शंस। मतलब लोअर कोर्ट अपना जुरिसडिक्शन ना भूले, ठीक है, अपना पावर ना भूले, तो प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन और यूजरपिंग अ जुरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट पॉजेस। मतलब आप अपने पावर को मिसयूज करके कोई इख्तियार नहीं ले सकते, ठीक है, तो वो बताते हैं बेसिकली। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो औहदा में बड़े हैं, ठीक है, वो लोअर कोर्ट को बताते हैं कि भाई आप अपने जुरिसडिक्शन के अंदर रह के काम करें, अपना जुरिसडिक्शन को क्रॉस ना करें, ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट हियर, दिस इज द मेन पॉइंट हियर। इट डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, तो बेसिकली ये क्या करता है, इनएक्टिविटी मतलब एक्टिविटी करने में मना करते हैं, टू फॉरबिड, हाँ मना करते हैं। तो फैक्ट्स अबाउट प्रोहिबिशन इन इंडिया, right of prohibitions can only be issued against judicial or quasi judicial authorities, it can't be issued against administrative authorities, legislative bodies and private individuals or bodies, ठीक है, इस पे लगा सकता है। फिर आता है सर सर्टियोरराई। तो ये था प्रोहिबिशंस जो बेसिकली लोअर कोर्ट सॉरी अपर कोर्ट लोअर कोर्ट में लगाते हैं। सर्टियोरराई ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। सर्टियोरराई का मतलब है, ये लैटिन वर्ड है आपको पता है, लिटरल मीनिंग ऑफ द राइट ऑफ सर्टियोरराई इज टू बी सर्टिफाइड, इज टू बी सर्टिफाइड, या फिर आप ऐसे बोलो टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। दिस राइट और ऑर्डर, दिस राइट और ऑर्डर इज इशूड बाय ए कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। ट्राइब्यूनल के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे एनसीएलटी, हाँ एसएटी, है ना, आप लोग ट्राइब्यूनल के बारे में लॉ में बहुत पढ़ते हो। जैसे एनसीएलटी मतलब कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, एसएटी मतलब सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो सेबी के अगेंस्ट में कोई अगर केस करना चाहते हो तो कर सकता है। कंपनी अगर कभी किसी के साथ धोखा करते हो एनसीएलटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल वो भी कोर्ट है जो स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं अलग अलग एक्ट के तहत। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद देम, या तो उसके पास जो पेंडिंग है वो ट्रांसफर करे टू इटसेल्फ और क्वश देयर ऑर्डर इन ए केस इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एक्सक्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। या तो लॉ में कुछ गलती है, या तो जुरिसडिक्शन में कुछ लैक है, या फिर एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शंस पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब बेसिकली आप अगर केस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप हायर अथॉरिटी को ट्रांसफर करो। इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स बट आल्सो क्यूर्स ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ द जुडिशियरी। तो बेसिकली अगर किसी को कुछ जुडिशियरी मिस्टेक हो जाता है, मतलब अगर मानो लोअर कोर्ट किसी के साथ कुछ गलत डिसीजन देते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, किसी भी पब्लिक मतलब मैटर में, तो उसको सुधारने के लिए ये मैटर सामने आता है, तो इसको बोलते हैं सर्टियोरराई, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट सर्टियोरराई इन इंडिया, प्री 1991 द राइट ऑफ सर्टियोरराई यूज्ड टू बी यूज्ड issued only against judicial or quasi judicial authorities and not against administrative authorities। ये सिर्फ जुडिशियल मैटर में होता था प्री 1991 में। पोस्ट 1991 के बाद the Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against administrative authorities affecting the rights of individuals।
अगर इंडिविजुअल राइट में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे भी हमारे देश में सर्टिलर राइट एप्लीकेबल हो सकता है। इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और उसके अगेंस्ट में लागू नहीं हो सकता। बाकी सब जगह में ये बेसिकली जुडिशियल मैटर में हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में अगर कोई लोअर कोर्ट गलत डिसीजन सुनाते हैं तो ऐसे केसेस में वो हायर कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, कि भाई आप गलत कर रहे हो, इससे अपने आप को रोको। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कुछ गलत कर रहा है तो उनको भी रोकता है, जैसे बीसीसीआई वगैरह अगर कुछ गलती करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है तो इनके अगेंस्ट में भी ये रूल आ सकता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर सर्टिलर में बोला है। आप यहाँ पर जाके थोड़ा और डिटेल्स देख सकते हो, बहुत सारा केस भी बना है। किंग वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी कमिश्नर का केस है। इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन wherever anybody or person having legal authority to determine question affecting the rights of subjects and having the duty to act judicially in excess of their legal authority. The right removes the proceedings from such body to the high court to cause a decision that goes beyond its jurisdictions. अगर आपके पावर के अगेंस्ट में जा रहा है, एक्सेस में जा रहा है, तो आप इसको ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया all high courts can issue the right of certiorari through their territorial jurisdiction when the subordinate judicial authority acts. ठीक है, तो अपने अपने ऑथोरिटी के टेरिटरी के अंदर ये हो सकता है। तो ये है सर्टिलर की कहानी। फिर आता है सर को वारंटो। ठीक है, ये लास्ट है 5 टोटल राइट में से ये 5th राइट है जिसमें को वारंटो आता है सर। को वारंटो, अब ये क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ द राइट ऑफ को वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। किस अथॉरिटी से आपने ये किया, सिंपल बात है। ठीक है, किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ये सवाल है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। क्या वारंट है आपके पास? अगर कोई किसी को अरेस्ट करने जाते हैं तो क्या हम लोग बोलते हैं ना वारंट है कि नहीं है, तो एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशूज दिस राइट टू प्रिवेंट इलीगल यूजरपेशंस ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। मतलब अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस को, यूजरपेशंस का मतलब होता है सर किसी का जगह को जबरदस्ती इलीगली किसी की जगह को ऑक्यूपाई करना। ठीक है, तो अगर कोई पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हैं, कोई पर्सन हो या कुछ भी इलीगल वे से, उसको रोकना। थ्रू दिस राइट द कोर्ट एनकर्स, मतलब बेसिकली आप आइन को अपने हाथ में नहीं ले सकते। पब्लिक ऑफिस को आप किसी भी तरह से इलीगल ऑक्यूपेशंस में नहीं ले सकते। तो इलीगल यूजरपेशंस ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, थ्रू दिस राइट द कोर्ट एनकर्स इनटू द लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या ऑथोरिटी है आपका? ठीक है, ये बेसिकली क्वा वारंटो बताते हैं। बेसिकली हर जगह में ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर रहा है। क्वा वारंटो can be issued only when the substantive public office of a permanent character created by a statute or by constitution is involved. It can be issued against private or ministerial office. It can't be issued, मतलब आप प्राइवेट या मिनिस्ट्रियल ऑफिस में ये यूज नहीं कर सकते, बाकी जगह में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस राइट गिव द राइट टू सीक रिड्रेसल टू एनी इंडिविजुअल अदर देन द एग्रीड पर्सन। ठीक है, अदर देन द एग्रीड पर्सन, कोई भी ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो हमारे देश में सर आर्टिकल 32 empowers parliament to authorize any other court to issue these rights. Before 1950, 1950 से पहले only high courts of Calcutta, बॉम्बे एंड मद्रास, ये 3 कोर्ट बेसिकली भारत को चलाता था ब्रिटिश पीरियड में, प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलता था, तो वो लोग ये पावर यूज कर सकता था। आर्टिकल 226 एम्पावर ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इशू राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं, मतलब आर्टिकल 32 में पब्लिक का अथॉरिटी है एंड राइट्स ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव राइट्स। ठीक है, इंग्लिश लॉ में सेम चीज का नाम होता है सर प्रेरोगेटिव राइट्स। ठीक है, बस यही था राइट्स के बारे में कहानी। तो बोलिए सर, क्या आपको राइट समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का इंपॉर्टेंट 5 पैरामीटर था। ठीक है, সবাই বুঝতে পেরেছে? ज्योति, रोशनी, तथा संपत, स्नेह, बोलो सर। ओके, हाँ सर। ठीक है सर। यस ओके सर, ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था, मैं लास्ट वीक बताया था कि आज बोलूंगा, तो आज बता दिया आपको। ठीक है, चलो अभी बाकी पॉइंट में बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला ना बोलूंगा, तो चलो मैं आपको थोड़ा अमेंडमेंट में आ गए, फंडामेंटल ड्यूटीज में बात कर लेते हैं आपसे, और फिर मैं आपको पार्लियामेंट में बात करूंगा, मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोड, क्रिमिनल कोर्ट, ये सब मैं बेसिक्स में बोल चुका हूँ, मतलब ओवरव्यू में। लेकिन एक बार मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बता दूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है।
सर 51A, आर्टिकल 51A, ठीक है, ये सब आर्टिकल नाम याद रखिएगा सर। आर्टिकल 51A imposes the fundamental duties on every citizen of India। सर ये हमारा कर्तव्य, कर्तव्य समझते हैं ना आप लोग, कर्तव्य याद दिलाएगा कि हम इस देश में आए हैं तो हमारा क्या ड्यूटी है। हाँ, कभी तो समझाया नहीं जाता, बस देश में पैदा हो गए और फिर देश का खाते रहे। हाँ, देश का खाते हैं ना, कोई बोलेगा नहीं तो मैं अपने पापा का खाता हूँ या कोई बोलेगा मैं खुद का खाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आप अपने पापा का खा लो, आप अपने का खा लो, खुद का खा लो, खुद कमा के खा लो, लेकिन सर खा तभी सकते हो जब देश में बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, तभी कर सकते हो। जैसे सिंपल बात है, अगर बॉर्डर में जवान जवान समझते हो ना, जो हमारे देश को मिलिट्री से, BSF से देश को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, अगर वो देश को नहीं संभालता तो आप क्या खाते। अगर किसान फार्मर्स हमारे देश में, ठीक है, वो अगर फसल ना उगाते तो आप क्या खाते, चाहे आप अपने पापा का खाओ, चाहे आप अपने खुद का कमा के खाओ। बट ये, इसको बोलते हैं कंपैशन। कंपैशन समझते हैं, मतलब आपके मन में वो करुणा होना चाहिए जिनके कारण ये देश चलता है। सर ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कोई स्पिरिचुअल बानी चल रहा है, नहीं सर, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ संविधान हमें क्या क्या ड्यूटी करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, हमारा क्या ड्यूटी है हमारे देश के प्रति। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 51A के अंदर, सभी लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। Sir, Article 51A imposes the fundamental duties on every citizen of India, and these fundamental duties are to abide by the Constitution। सभी संविधान का फॉलो करे, ठीक है, सभी संविधान को मान्यता दे, ठीक है, एंड रेस्पेक्ट्स इस आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जिस कारण से संविधान बना है, उस आइडियल्स को, उस आदर्श को, उस इंस्टीट्यूशंस को पूरा का पूरा श्रद्धा करे, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली संविधान में भी समय के साथ साथ चेंजेस हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। चेंजेस तो हो सकता है, आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले जो इंपॉर्टेंट लग रहा था, अगर समय के साथ किसी चीज को बदलना चाहिए, वो अमेंडमेंट हो सकता है। वो अमेंडमेंट के बारे में भी मैंने आपको ओवरव्यू चैप्टर में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे आता है। अच्छा, सेकेंड बात, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। आपको नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का क्या करना चाहिए, आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का पूरा श्रद्धा करना चाहिए। बट आप अभी भी देखोगे हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ इस तरह का कीड़ा मकोड़ा काइंड ऑफ मेंटेलिटी वाले लोग हैं जो नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम पे भी रेस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। आप देखे होंगे, मैंने ऐसा बहुत जगह में देखा, ठीक है, कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना धर्म का फर्क पड़ता है बस, ठीक है, कि भाई मेरे रिलीजियन पे वो है, मेरे रिलीजियन पे वो है, हम इस पे ये नहीं करेंगे। एक बार तो सर एक सिंपल सा लैंग्वेज को लेके सब कोई पागल की तरह बात कर रहा था, मुझे अभी भी पता है, कहीं पर वो बोलता है कि सर ये जो हमारे नेशनल एंथम में जो है जन गण मन है, वहाँ पर एक लाइन आता है सर, भाग्य विधाता, तो कोई बोलता है कि मैं भाग्य विधाता पे बिलीव नहीं करता, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। अब भाग्य विधाता नेशनल एंथम पे है, वो आवाज उठा रहे कि हम भाग्य विधाता पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। अब भाग्य विधाता का मतलब है कि जो हमारे मतलब गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, ठीक है, जिनके कारण ये सब कुछ चल रहा है। मतलब एक बात तो है ना, ये इतना इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा देश है, हम लोगों ने तो नहीं बनाया, तो कोई तो बनाया होगा, कोई तो हमारा किस्मत को देखता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा मैं किस्मत में बिलीव नहीं करता, अब उनका छोटा सोच है या नॉलेज कम है, मैं क्या बताऊं उनको। लेकिन सबसे बड़ी बात, नेशनल एंथम एक रेस्पेक्टेड चीज है, आपको मतलब समझ में आता हो ना हो, आपको चीजों का ज्ञान हो ना हो, रेस्पेक्ट करने में क्या जाता है। बट लोगों का क्या है ना सर, वो लोग इसमें भी सवाल उठाते हैं। आई डोंट नो आप लोग ये सब की चीजों के बारे में सुने कि नहीं सुने, बट ये सब देश में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है, अभी भी करता है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, पॉइंट टू बी नोटेड सर, हमेशा देश के अंदर नोबल आइडियल्स को सामने रखो। नोबल आइडियल्स मतलब इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम, ठीक है। आजकल क्या हो गया ना सर, हम लोग हमारे देश में कितना लोग है मुझे नहीं पता, बट जो हमारे फ्रीडम के स्ट्रगलर है, जिसके कारण आज ये भारत देश भारत बना है, जैसे कि 47 में जिनके कारण भारत को आजादी मिला है, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज भारत बना है बिकॉज ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। इसमें कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला फ्रीडम फाइटर है, पता है आपको, पहला फ्रीडम फाइटर जिन्होंने सबसे पहले विदेशी के अगेंस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था सर, वो है महाराणा प्रताप, ठीक है, जो राजस्थान के एक
राज्य का राजा थे, आप लोगों को पता होगा चित्तौड़गढ़ आज भी है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। महाराणा प्रताप सर सबसे पहले विदेशी आक्रमण से रोकने के लिए ये किया था। लेकिन राजस्थान के कुछ राजा लोगों ने, जैसे कि मान सिंह, ठीक है, उनको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता, जो जयपुर का जो राजा थे सर, ठीक है। मान सिंह ने ब्रिटिश के साथ मिलके, मुगल के साथ मिलके भारत के अंदर लोगों को घुसाया और रूल करने दिया। बट महाराणा प्रताप एक ओनली वॉरियर थे जो पूरा का पूरा कोशिश करते थे कि भारत को किसी भी विदेशी आक्रमण से रोके, ठीक है। इवन अकबर को अगर किसी ने अकबर का नींद छुड़ाया तो वो सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप थे। आई होप का आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि विदेशी आक्रमण से रोकने के लिए, लेकिन ये इतिहास हमें बताते नहीं है। अरे भाई अकबर यहाँ का तो था नहीं, बाहर से आया था, हाँ भारत में जन्मा था वो अलग बात, बट वो भारत को अपने कब्जे में कर रहा था, हमारे कॉन्सेप्ट को बदल रहा था, लेकिन ये हमको पढ़ाया नहीं जाता। बस महाराणा प्रताप एक राजा थे इतना बताया जाता है। तो भाई चित्तौड़गढ़ क्या थे, अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ जाओगे तो पता चलेगा, लेकिन इसके बारे में पता चलना चाहिए। अकबर के बारे में जानो, बट उससे ज्यादा तो आपको महाराणा प्रताप के बारे में जानना चाहिए, जिनके जो बेसिकली भारत का फ्रीडम फाइटर थे, जो विदेशी आक्रमण से भारत को रोकने के लिए काम किया था। बट आपको कभी इसके बारे में बताता ही नहीं है ठीक ठाक से, बस कहीं से छोटा सा शॉर्ट नोट बता देते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम है सर एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। अच्छा महाराणा प्रताप को छोड़ो, शिवाजी, हाँ महाराणा प्रताप के बाद अगर किसी का नाम मुझे याद आता है तो ऑब्वियसली शिवाजी का नाम याद आता है। तो शिवाजी महाराष्ट्र का, ठीक है, जिन्होंने अकेला मुगल को चुनौती दे दिया था, अकेला, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर कुछ प्रॉब्लम था जो बेसिकली बाद में, इवन शिवाजी सिर्फ इसके साथ नहीं, मुगल के साथ नहीं, ब्रिटिश के साथ भी लड़ा था। आप लोगों को पता है, हमने वेस्ट बंगाल में एक जगह है सर, जो मराठा जब ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए आया था सर, वेस्ट बंगाल में कहाँ है सर, आप लोग हावड़ा जानते हो, हावड़ा, हावड़ा में एक जगह है गोलाबाड़ी बोल के, किसी को पता है तो बोलिएगा। ये रिवर हावड़ा में आईडी टोला घाट के उस पार गोलाबाड़ी, पता है किसी को? वो गोलाबाड़ी इसलिए है, ठीक है, वो वहां पर एक्चुअली मराठा आके ब्रिटिश को अटैक कर रहा था। ब्रिटिश जब कोलकाता में अपना शासन बढ़ा रहा था तो मराठा एम्पायर उनको यहाँ से भगाने के लिए रेडी था। लेकिन सर क्या बताओ दुख की बात, मराठा को हेल्प नहीं मिला लोकल से। आपको पता है सर? नहीं पता, आज भी गोलाबाड़ी है सर। अगर कभी भी आप, ये हावड़ा ब्रिज है, यहाँ पर है, ज्यादा दूर नहीं है, इधर होगा, जस्ट इन दिस एरिया, आयरी टोला, ये देखो गोलाबाड़ी घाट रोड, यहाँ पर गोलाबाड़ी आज भी है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गोलाबाड़ी आज भी है। पुराना सब ब्रिटिश पीरियड में जहाँ पर कमान रखा जाता था, तोप रखा जाता था, वहाँ पर बेसिकली ब्रिटिश के साथ यहाँ पर लड़ाई चल रहा था। फिर ब्रिटिश को हटाने के लिए लोकल का हेल्प नहीं मिला। तब भारतीय का दुख ये है कि हमें मराठा को हमें सपोर्ट देना चाहिए था, बट हम ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिए। यही सबसे बड़ी दुख है, ठीक है। अब फिर बाद में बोलते हैं कि ये हालत कौन किया हमारे देश के अंदर ही, जब देश के लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या हालत होगा, ठीक है। तो ये संविधान क्या बताते हैं हमें? हाँ, अब आप ये बात करो तो आप कोई बोलेगा कि भाई आप तो कुछ और ही बोल रहे हो। हाँ, हमें शिवाजी को हेल्प करना चाहिए था ना, नहीं किया हम लोगों ने। या शिवाजी तब नहीं थे जब ब्रिटिश आया, मतलब अटैक चल रहा था तब शिवाजी नहीं थे, बट शिवाजी के बेटे पोते, हाँ, शंभूजी, या उनके बाद, ठीक है, उनके सेनापति, ये लोग थे। बट पूरा कोशिश किया था कि कोई विदेशी शासन भारत को अटैक ना कर पाए। ये मराठा लोग बहुत कोशिश किया था लास्ट में, और लास्ट में वो लोग जीता था। मुगल को तो पूरा का पूरा, मुगल शासन को तो अगर किसी ने खत्म किया तो वो मराठा ही था, ठीक है। इसलिए मराठा देखना, आप कभी भी महाराष्ट्र में जाना, महाराष्ट्र में एक चीज है कि मतलब अपने देश के प्रति प्रेम ये मराठी बहुत दिखाते हैं। और एक वो लोग एक बोलते हैं सर, जय जय महाराष्ट्र माता, मतलब देशभक्ति एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। स्पेशली द पब्लिक, मतलब पुणे अराउंड में अगर आप कभी जाओगे ना आपको पता चलेगा, मतलब देशभक्ति कूट कूट के भरा है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ विजयनगर एम्पायर के बारे में नहीं बताया जाता। आप लोग जानते हो विजयनगर एम्पायर? अगर नहीं जानते तो आज से जानने का कोशिश कीजिएगा। सर ये भारत का ऐसा एक राजा था, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, मतलब एक राजा नहीं सर, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन विजयनगर एम्पायर, जो बेसिकली हैदराबाद, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इस एरिया में जो मुगल को या किसी भी मुस्लिम इन्वेडर्स को साउथ इंडिया में अटैक करने से रोका था। मतलब जिस हिसाब से नॉर्थ इंडिया को अटैक कर पाया उस हिसाब से साउथ को अटैक नहीं कर पाया फॉरेनर्स। मतलब ये विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें नहीं पता चलता। जो बेसिकली गोदावरी, कावेरी जो
दोआब है उसी एरिया में बिलोंग करता है, और बहुत ही रिच था, दुनिया का ऐसा राजा जो आज तक कोई युद्ध नहीं हारा। हमें अलेक्जेंडर के बारे में बताया जाता है, बट विजयनगर एम्पायर के बारे में नहीं बताया जाता। आपको जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए, ठीक है। आप कभी हम लोग कभी कोशिश ही नहीं करते। ये विजयनगर एम्पायर अगर मैं दिखाऊं आपको, रुको एक मिनट, एक बार तो दिखा देना चाहिए। विजयनगर देख लो सर, कितना बड़ा एम्पायर है विजयनगर एम्पायर। दिस इज द एरिया, ये देखो सर, देख पा रहे पूरा का पूरा साउथ इंडिया। और ये विजयनगर एम्पायर इतना पावरफुल था। विजयनगर एम्पायर का आप कुछ कारुकार्य देखने से आपको समझ में आएगा। ये सब देखोगे, हम्पी जाओगे ना, कर्नाटका में है हम्पी, ठीक है। हम्पी था विजयनगर एम्पायर का कैपिटल। पता है आपको हम्पी के बारे में? हेलो, किसी को पता है हम्पी? कभी घूमने गए कोई? अगर नहीं गए तो जरूर जाइएगा। आपको आपको पता चलेगा भारत क्या है, भारत का सृष्टि क्या है, भारत का मजबूती क्या है, आपको पता चलेगा। बहुत पुराना पुराना यहाँ पर आपको मंदिर दिखेगा, और मतलब यहाँ का जो कीर्ति है, आप क्या बताऊं आपको, जो भारत के बारे में आपको और प्यार बढ़ा देगा। ये था विजयनगर एम्पायर, आज भी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई पुराना बात कर रहा हूँ। मस्ट मस्ट विजिट सर। कर्नाटका बैंगलोर से हम्पी का बस चलता है, ठीक है, बस चलता है। किष्किंधा भी दिखाई देगा आपको। किष्किंधा मतलब जो रामायण में आप सुने हैं ना कहानी हनुमान जी का, वो किष्किंधा भी हम्पी के पास ही है, ठीक है, तो जरूर जाइएगा। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब बारे में बात होना चाहिए, और संविधान भी हमें इसको बताने के लिए बताते हैं कि भाई बताओ देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में। हाँ, और देखो उसके बाद खुदीराम, भगत सिंह, सुभाष बोस, इनके बारे में तो बात होना ही चाहिए। हाँ, सूर्य सेन, चित्तरंजन दास, इनके बारे में बात होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए सर, ठीक है। जैसे बंगाल में जो फ्रीडम फाइटर थे, हाँ, सूर्य सेन, मास्टर सूर्य सेन, चित्तरंजन बोस, हाँ, जो सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी भी थे। हाँ, नेताजी के बात में कितना करूँ सर, जितना कम करूँ उतना अच्छा है, मतलब उतना ज्यादा हो जाएगा, कम भी करूँ तो ज्यादा हो जाएगा। तो इनके बारे में बातचीत चलना चाहिए, जो देश के गौरव में हमेशा, इसमें क्या है ना, देशभक्ति बढ़ेगा, राष्ट्रभक्ति बढ़ेगा, और लोग अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगा। इसलिए बोलते टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बट आजकल ये सब बात कितना होता है सर, आप ही बताओ। हाँ, कितना होता है? होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी जरूरत पड़े आप अपने कंट्री के सर्विस के लिए टूट पड़े, ठीक है। तो डिफेंड दी कंट्री, सबसे पहला बात अपने कंट्री को डिफेंड करें। जहां भी कंट्री को डिफेंड करने का दायित्व तो हर एक का है। डेमोक्रेसी है सर, दिस इज डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में मैं आपको बात करता हूँ, कंट्री को डिफेंड करने का मतलब ऐसा नहीं कि चाइनीज से लड़ने के लिए बोला जा रहा है आपको, या पाकिस्तानी से लड़ने के लिए बोला जा रहा है। जैसे हमारा कुछ बेसिक ड्यूटी भी होते हैं, हम अपने देश के अंदर रह के, आर्मी अपना काम करेगा, मिलिट्री अपना काम करेगा, पब्लिक सर्वेंट अपना काम करेगा, तो फिर पब्लिक का भी तो कुछ काम होता है। जैसे कुछ बेसिक बेसिक चीजें, हम लोग कुछ लड़ाई नहीं लड़ना है, युद्ध नहीं लड़ना है, ना तो चाइना के साथ ना तो पाकिस्तानी के साथ, बट अपने देश के अंदर कुछ बेसिक देशभक्ति हम दिखा सकते हैं। जैसे सर हमारा गंगा को साफ करने का काम कर सकते हैं, कम से कम प्लास्टिक ना डालें, है ना, केमिकल्स ना डालें, या फिर हम जहां पर रहते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा बात करता हूँ, जैसे मैं जहां भी रहता हूँ, जैसे केष्टपुर एरिया में मैं भी रहता हूँ कोलकाता में, तो यहाँ पर जो कैनल्स है, कम से कम कैनल्स में प्लास्टिक ना डाले, रास्ते को साफ सुथरा रखे, जितना हमसे हो सकता है। वो तो डिफेंड करने का ही है ना, वो भी तो अपने कंट्री का ही बात है, तो वो तो कर ही सकते हैं। जापान में ये चीज बहुत बहुत ही खतरनाक है सर, मतलब जापान में लोग बहुत ही प्यार करते हैं अपनी कंट्री को, हमारे देश में भी लोग करते हैं, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ बोलो सर। স্যার শুধু জাপান না স্যার, বাইরে অনেক আদার কান্ট্রিতে স্যার এরকম ব্যাপার আছে স্যার। কি আছে বল, কি বললি? এই ব্যাংককে যেমন আপনি গেলে থুতু পর্যন্ত ফেলতে পারবেন না রাস্তায়, এরকম একটা ব্যাপার আছে। आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी करना चाहिए ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के करना चाहिए, देशभक्ति बढ़ाना चाहिए, वही तो बता रहे संविधान अपने देश के ইন্ডিয়া प्रति। স্যার পুরো উল্টো। वही है ना। জাপানের এত ইয়ে অবস্থা, ওখানে ইংলিশ শিখে আসলে বলে তোমরা জাপান আছো, তোরা জাপানিজ শেখ, ইংলিশ আমাদেরকে শেখাতে আসবেন না। एग्जैक्टली, अपने देश के प्रति तुम प्रेम। अपना, हमारा देश में है, तुम्हारा जरूरत है, हमारा जरूरत नहीं इंग्लिश सीखने का, एग्जैक्टली, तुमको सीखना है तुम सीखो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जिसको जरूरत है वो सीखेगा, हर किसी को इंग्लिश जबरदस्ती सिखाने का कोई जरूरत नहीं है। देखो एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको इंग्लिश के बारे में, जैसे लास्ट दिन जो कॉन्फ्रेंस था ना,
जो चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस था, इसमें प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेयर किया, एक्चुअली प्रधानमंत्री के जरिए चीफ जस्टिस अपना बात बताया। तो चीफ जस्टिस ने बताया कि बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन ऐसा है जो अभी हमारे देश में ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है, और इस रूल्स के तहत मतलब आम आदमी को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए। तो वो जो भी रूल्स, बहुत सारा रूल्स है जिसका पूरा लिस्ट दिया है, आप चाहो तो रिसर्च करके निकाल सकते हो। जो रूल्स बहुत सारा स्टेट ऑलरेडी अप्लाई करना चालू कर दिया, मतलब जिसका कोई जरूरत नहीं है, तो उस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करके आप पब्लिक को हैरेस ना करें, पब्लिक को जीने दें, ठीक है, पब्लिक का डेमोक्रेटिक राइट है खुल के जीने का। तो पॉइंट इज दैट, तो ये सेम पॉइंट में स्टेट को भी बोला गया कि आप लोग भी इसका पालन करें। अब इसमें अगर फालतू का राजनीति करेगा इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि तुमने जापान के बारे में बोला, तो एग्जैक्टली यही बात मोदी जी ने कल एक चीज बोला कि आम भाषा में लॉ लिखना जरूरी है, अपने अपने मदर टंग। हर स्टेट को ये जिम्मेदारी लेना होगा कि ईच एंड एवरी लॉ अपनी मदर टंग में लिखा है। जैसे बंगाली में लॉ लिखना पड़ेगा आम भाषा में, आम लोगों के लिए, ताकि आम आदमी, नॉर्मल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट उस लॉ को जाने समझे और तभी तो पालन करेगा। आपको लॉ पता ही नहीं है तो आप लॉ कैसे पालन करोगे? हाँ, कितना लोग सीए में पढ़ते हैं और एलएलबी करते हैं। हाँ सर, तो आपको साधारण के भाषा में ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। तो ये चीज मोदी जी ने बताया कि आम आदमी के भाषा में, लैंग्वेज में लॉ को डिस्ट्रीब्यूट करे, ये स्टेट का जिम्मेदारी है। अब स्टेट ये तभी करेगा जब स्टेट चाहेगा कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। आप समझ रहे हो सर? अब ये स्टेट का जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के लिए देश का जो लॉ है उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाए, सिखाए समय के साथ साथ। बट क्यों नहीं करना चाहता स्टेट, जानते हो? बहुत बार स्टेट इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज स्टेट चाहते हैं, या सेंट्रल, जो भी, अगर सेंट्रल भी ऐसा करेगा तो वो भी यही चाहेगा कि देश का जनता मूर्ख रहे, और जनता जितना मूर्ख रहेगा राज करने में उतना उतना मजा आएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट छीनने का सबसे बड़ा एक ही मतलब कॉन्सेप्ट होता है, पब्लिक को इलिटरेट रखो, पब्लिक को ज्यादा जानकारी मत दो। जानेगा तो मेरे पीछे में लाइन पे, भीड़ पे कौन लगेगा? शहीद मीनार पे या धर्मतला के चैनल में भीड़ कौन आएगा? भीड़ तो वही है ना जो बोका है, जिन जो 500 टाका में और दारू के इसके अंदर चले जाके वो भीड़ इकट्ठा करते हैं। अरे भाई, पॉलिटिकली वोट, भीड़ का क्या जरूरत है? कोई भी करे, सीपीएम करे, टीएमसी करे, बीजेपी करे, ऐसा भीड़ का क्या जरूरत है? काम करो भाई, पब्लिक वोट देगा, जिसका मन है जाएगा सुनने, जो फैन है जबरदस्ती भीड़ जुगाड़ करने का क्या है? कॉलेज में स्टूडेंट्स को जबरदस्ती मैदान में ले जाने का क्या मतलब है? हाँ, कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, हाँ, वो किसी का झंडा पकड़ने थोड़ी जाता है। हाँ, कि भाई तुम टीएमसी करो, तुम सीपीएम करो, तुम बीजेपी करो, किसी का झंडा पकड़ने स्टूडेंट थोड़ी जाता है। हाँ, जिसका मन है जाएगा। अगर कोई मोदी जी का भक्त है, कोई दीदी का भक्त है, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ जाएगा, उसका अलग बात। लेकिन जबरदस्ती नहीं आओगे तो फिर एग्जाम में बैठे नहीं देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज का ये हालत है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। मतलब मुझे तो पता है बंगाल में चल रहा है, मैं डेफिनेटली, मुझे पता है, बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता, बिहार का नहीं पता मुझे, या महाराष्ट्र का नहीं पता मुझे। जिसका नहीं पता मैं नहीं बोलूंगा, बट साउथ में ऐसा नहीं है, साउथ में ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का। तो यही है सर, यही सब चीज मेनली समझना चाहिए। संविधान हमें बहुत कुछ बताते हैं, अगर कोई बस संविधान ही पालन करे ना, बाकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अगर ना भी पढ़े तो भी चलेगा। बिकॉज मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हमारे पुराने रिलीजियस स्क्रिप्चर से ही संविधान को इन्फ्लुएंस मिला है। ठीक है, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कुछ भी हो जाए, आप अपने भारत का सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को रोके, मतलब बेसिकली बांध के रखे। To defend the country and render national service will called upon to do so. To promote harmony, point to be noted sir, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people. जबरदस्ती नहीं, appeasement is not brotherhood, point to be noted sir. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, ब्रदरहुड के नाम पे जबरदस्ती क्या करवाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने धर्म का पालन ना करो, आप दूसरे के धर्म में शामिल हो जाओ। इसको ब्रदरहुड नहीं कहते, जिसको अपीजमेंट कहते हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन है, आपको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है फिर भी आप चिल्लाते हो, दैट इज नॉट ब्रदरहुड। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको सुनने में ताजुब लगेगा अगर आपको नॉलेज नहीं है, बिकॉज आपको सिखाया गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे
राम मंदिर प्रॉब्लम को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया, अब अगर आप कोई बोलेगा कि राम मंदिर में खराब हुआ है, राम मंदिर नहीं होना चाहिए था, तो उनको पता ही नहीं है कि राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया। आपको पता है ना सर, राम मंदिर बन रहा है और मस्जिद के लिए जगह मिला है, डू यू नो सर? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, इसमें मस्जिद बनाने के लिए जगह दिया गया। इट्स नॉट ए कंट्रोवर्शियल इशू, बट लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या मेन बात है। सर मेन बात है कि ये राम मंदिर का केस आज से नहीं है, 200 साल पुराना है। 1940 से ये मैटर को और ज्यादा सामने लाया गया है, बिकॉज ये लोगों का आस्था का विषय था। अगर बात ऐसा था कि लोगों को मस्जिद नहीं रखने देना है, तब तो बात ऐसा होता, तब ब्रदरहुड से सवाल आ सकता था, बट यहाँ पर बात मस्जिद का है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि राम मंदिर के बारे में। अयोध्या राम जी का है, ये सबको पता है, आज से नहीं, पुराने जमाने से 5000 ईयर्स एगो। अगर आपको पता नहीं है, किसी को लगता है कि रामायण पुराण मतलब माइथोलॉजी है, तो फिर मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ, डिस्कवरी प्लस में एक शो आया है रामायण के बारे में, आप चाहो तो देख सकते हो। देखो मैं बोलूंगा, आपको लगेगा सर जबरदस्ती थोपते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, डिस्कवरी प्लस में आप जरूर देखें, ठीक है। डिस्कवरी प्लस में रामायण का ओरिजिनलिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है, मतलब रामायण ओरिजिनल है और रामायण का हर एक कहानी का प्रूफ देने के लिए अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, ठीक है, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक हर एक जगह में प्रूफ दिया गया है कि ये सब कुछ है, और वो भी एक्सपर्ट्स के थ्रू से। कोई साधु संत की बात से तो लोगों को आजकल भरोसा नहीं है, बिकॉज भंड भी बहुत सारा आ गए, तो कोई साधु संत नहीं है, सब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कोई नहीं है सर, सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया गया, एवरीथिंग इज ओरिजिनल। इवन आज की डेट में अगर आप श्रीलंका भी जाते हो, वहां पर भी आपको रावण सीता हर चीज के बारे में पता चलेगा। वहां पर भी रावण का मान्यता है, सीता जी का मंदिर भी है श्रीलंका में, और आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग कुछ भी बक देता है। हाँ, अब देखो सर, अकबर कौन था? अकबर अकबर कोई देवता था या फिर कोई ऐसा कोई था जो जिसको पूछते हैं लोग? नहीं सर, अकबर ऐसे में से कोई नहीं था, एक शासक था जो दूसरे कंट्री से आया था। कुछ उनको फॉलो करने वाले कुछ थे, जरूर थे, बट उनके मस्जिद के साथ राम जी के मस्जिद का कोई कनेक्शन नहीं है। राम एक पूज्य देवता है, दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क है। तो अकबर के मस्जिद के साथ अगर ये मोहम्मद का मस्जिद होता तो सवाल उठ सकता था, ठीक है, कि मोहम्मद थे कि राम थे, बट अकबर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। इवन मुस्लिम लॉ बोर्ड भी इसको माना था, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे इसको मानते हैं, नहीं ये तो जबरदस्ती है किसी धर्म के लिए। अरे भाई, तो फिर राम जी का मंदिर कहाँ होगा? अयोध्या में राम जी का मंदिर क्यों नहीं है? इस्लाम आया 1400 ईयर्स एगो, अब ये बोलेगा कोई कंट्रोवर्सी चल रहा है? नहीं सर, ये समझने वाला बात है। अगर ब्रदरहुड का बात है तो सिर्फ एक पार्टी क्यों ब्रदरहुड करेगा? ब्रदरहुड तो सबको करना चाहिए। मतलब जो हमारे देश में इन्वेशन के लिए आया था वो हमारे देश में रह गया, तो उन्हें भी तो ब्रदरहुड के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन आप जब बात सिर्फ यहाँ के लोगों का होता है, तो सिर्फ ब्रदरहुड मेंटेन करने के बाद जो यहाँ का पुराने लोग हैं, मतलब जो हिंदू फिलोसॉफी का पालन करते हैं, उन्हीं को ब्रदरहुड पालन करना होगा। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अब इसमें बात कोई करेगा तो बोलेगा हार्मोनी टूट रहा है। नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट हार्मोनी, इट्स अबाउट ट्रूथ। ट्रूथ के बारे में बात करने जाओ तो बोलेगा हार्मोनी टूट रहा है। नहीं सर, तो फिर इस्लाम लॉ बोर्ड कभी नहीं मानता, बिकॉज वो जो शूट था ना, आपको ये भी मैं बता दूं, राम मंदिर का जो शूट था, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए डिक्लेरेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट इतना सेंसिटिव मैटर को सेंसिटिव नहीं होने दिया, बिकॉज ये पार्टीशन शूट था बेसिकली। ये मतलब पार्टीशन शूट नहीं, जिसको बेसिकली बोलते हैं, मतलब ये जगह किसका है, तो राम लाला के नाम पे जगह है, उसका पुराना सब कुछ प्रूफ मिला है, और खुदाई के बाद तो क्या मिला ये तो दुनिया को पता है। लेकिन फिर भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं जात पात के नाम। अरे भाई, सच्चाई क्या है वो तो देखो, जहाँ सच्चाई का बात चल रही है वो सच्चाई है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं चल रहा है, लेकिन हर चीज को जात पात का नाम देने का एक मुद्दा हो गया, हार्मोनी को तोड़ने का एक मुद्दा बन गया। मतलब ये क्या बोलूं मैं आपको, जो भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन अगर सच्चाई तो बोलेगा ना लोग। अब जो सच है वो आज नहीं तो कल तो बाहर निकालना चाहिए। अगर आप बोलेगे कि भाई सच्चाई नहीं निकालना है तो अलग बात, तो फिर झूठ के सहारे कितना दिन जिएंगे? हम कौन है मुझे नहीं पता, आप कौन हो, आपके पूर्वज कौन है, आपका कल्चर क्या है, आपका सिस्टम क्या है, अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो फिर आप कैसे पता करोगे कि आपको क्या करना है आगे? तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन सर, सवाल होना चाहिए। to promote harmony and their spirit of common brotherhood amongst all the people of India.
transcending religious, linguistic and religion of sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. Point to be noted sir, dignity of women, जिसमें ट्रिपल तलाक के बारे में जरूर बात करना चाहिए मॉडर्न डे में, ठीक है। पुराने जमाने का बात छोड़ो, राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने डिग्निटी ऑफ वुमेन में बहुत काम किया है ना सर। हेलो, क्या बोलते हैं आप लोग? डिग्निटी ऑफ वुमेन में राममोहन रॉय का नाम दुनिया लेते हैं, विद्यासागर महाशय का नाम दुनिया लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने विधवा विवाह मतलब विडो मैरिज को मतलब बचपन में मतलब बेसिकली बाल विवाह को रोका, मतलब चाइल्ड मैरिज को रोका, स्पेशली लड़कियों का, ठीक है। उसमें लॉ लाया ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश के टाइम पे ही, ठीक है। फिर विद्यासागर ने विधवा विवाह करवाया, मतलब 5 साल की उम्र में लड़कियों का शादी करवाया जाता था, फिर उनको 5 साल की उम्र में 70 साल के बूढ़े के साथ शादी, मतलब समाज व्यवस्था इतना गिर चुका था, ठीक है। बिकॉज उसका भी रीजन ब्रिटिश ही है, बिकॉज ब्रिटिश चाहता था कि हम जितना ज्यादा मूर्ख रहेंगे, जितना हम खराब हो जाएंगे सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट में, अपने आप से जितना दूर चले जाएंगे उतना ब्रिटिश के लिए अच्छा। ब्रिटिश इंडिया छोड़ के कभी नहीं जाना चाहता, कभी नहीं, बिकॉज ये उसका गोल्डन, क्या बोले सर, गोल्डन डक, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, सोने की डीम देने वाली मुर्गी या बतख, जो भी बोलो आप, इससे जो पैसा मिला ना ब्रिटिश को, वही तो आज का ब्रिटिश है। लेकिन फिर भी हम उनका चमचा बन के बनते हैं, कभी सच्चाई ढूंढने का कोशिश ही नहीं करते कि जो हमको लूटा हम उन्हीं को क्यों सब जबरदस्ती फॉलो करें। तो जो भी हो, राममोहन रॉय विद्यासागर ने डिग्निटी ऑफ वुमेन में काम किया। ट्रिपल तलाक रिसेंट गवर्नमेंट के टाइम पे हटाया गया, मुस्लिम वुमेन की तरफ देख के स्पेशली। ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक 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 बोलने से तलाक हो जाएगा, मतलब रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं है, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। हो सकता है किसी मतलब बंजर ट्राइब्स का कल्चर हो जो भारत का नहीं है, सीरियसली सर, इंडियन कल्चर नहीं है। अब भारत में रहोगे तो भारत का कल्चर के साथ आपको अडेप्ट होना होगा। ये तो ट्रिपल तलाक 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 कर दिया, इट्स लाइक लुक लाइक किसी मतलब पुराने जमाने में या कि जंगली कल्चर टाइप का हो गया। ये तो मानना पड़ेगा आपको, इतना दिन था और उसको मान्यता भी दे रहा था पॉलिटिक्स। रिसेंटली और एक आ रहा है सर, यूसीसी, मैं आपको बता दूं, रेडी रहिए, आएगा सर। यूसीसी में क्या होगा सर, इस्लाम में एक लॉ है सारिया लॉ बोल के, मैं यहाँ पर एक्चुअली इस्लाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बेसिकली देखो, यूसीसी का बात करते कोई नहीं चिल्लाया, सिर्फ कुछ इस्लाम का कुछ ठेकेदार है, ठीक है, जैसे कि ओएसिस है ना हैदराबाद में, वो चिल्ला रहा है कि इसमें मुस्लिम के साथ धोखा होगा। सर क्या धोखा? यूसीसी में क्या आ रहा है आपको मैं बता दूं। जैसे ट्रिपल तलाक जैसे हटाया गया ना, वैसे ही सारिया लॉ में है कि 4 शादियां हो सकता है, 4 शादियां, एक लड़का 4 बीवी बना सकते हैं। पुराने जमाने में हम लोगों ने कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को भी देखा जो अपना बीवी है बट शादी नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता था तो वो शादी कर सकता था, जैसे धर्मेंद्र ने किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। धर्मेंद्र का पुराना पत्नी था, ठीक है, लेकिन वो एज पर हिंदू सिस्टम आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप ऐसा नहीं कर सकते। पॉलीगेमी इज नॉट अलाउड, ठीक है, लेकिन पॉलीगेमी पर्सनल लॉ ऑफ इस्लाम में अलाउड है, सारिया लॉ में, ठीक है। तो ये पॉलीगेमी नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक लड़का 4 शादी करेगा तो जो पुराना बीवी है उसका क्या होगा? मतलब क्या चल रहा है, ये कौन सा ट्राइबल जमाना चल रहा है? हाँ, जब तक हम लोग सोशल मैटर पे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज कैसे आगे बढ़ेगा, ये तो समझना चाहिए। तो यूसीसी आएगा, बहुत जल्द आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे ट्रिपल तलाक हटाया गया वैसे यूसीसी भी हटेगा और पॉलीगेमी को रोका जाएगा। हाँ, जब तक आपका मतलब एक बीवी जब तक डिवोर्स नहीं हो जाते, जब तक जिंदा है, तब तक आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। कमिटमेंट बोल के भी कुछ चीज होते हैं, ऐसा नहीं कि आज एक शादी कल एक शादी, इसको भोग कहते हैं, संभोग कहते हैं। दिस इज नॉट अ मैरिज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है हर चीज। तो ये समाज सिस्टम पहले बनेगा ना, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। तो यूसीसी आएगा सर, आप लोग देखिए। दिस इज डिग्निटी ऑफ वुमेन, बेसिकली ये वुमेन की डिग्निटी है जो देखना चाहिए। इवन अरब जैसे कंट्री भी इसको हटा दिया। বাজার থেকে মুরগি কিনছে জানো বললি স্যার, বিয়েতে না বাজার থেকে মুরগি কিনছে জানো, একটা हाँ, মুরগি ছিল আর একটা কিনে নি, एग्जैक्टली গরু ছাগল পোষার মতন। हाँ, ये क्या? और वो भी किस लिए करते हैं मैं आपको बताऊं, आपको सुनने में ताजुब लगेगा, मतलब ये सब पर्सनल मैटर है, बोलेंगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन सर ये जो सच्चा मतलब जो सच्चा जानकार है वो कभी नहीं बोलेगा। दिस इज नॉट अबाउट एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम, कुछ नहीं है, ये कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। अभी भी ये लोग ना ऐसा लगेगा जैसे 1800 में जी रहा है या 1700 में जी रहा है। 2022 इज नॉट
फॉर देम, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है। मतलब जब आप संविधान पालन करने का बात करते हो तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट को संविधान को पालन करना है, और एक सेगमेंट जो 30-35 करोड़ की आबादी है उनको नहीं करना है। ऐसा थोड़ी है सर, ऐसा नहीं है, सबको करना है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब इंसान है, सब भारत देश के हैं, सबको पालन करना है, और समाज व्यवस्था सबको देखना है। ज्यादा से ज्यादा बीबियां बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा करेंगे, पॉपुलेशन का ग्रोथ करेंगे, जो एंटी बेसिकली एंटी कंट्री है। मतलब इतना पॉपुलेशन हमारे देश के लिए तो बहुत ही जहरीला है। ऐसे ही हमारे पूर्वज ने भी, हिंदू पूर्वज ने भी किया, हिंदुओं के पूर्वज ने भी किया, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन करके देश को प्रॉब्लम में डाला। आज की डेट में जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, इसका एक वन ऑफ द रीजन है। तो इस डेट में दूसरा प्रॉब्लम और क्यों बनाना है, नहीं करना चाहिए। बीबिया बनाओ, बच्चा करो, अरे भाई अभी बच्चा कम करो, इतना पॉपुलेशन नहीं चाहिए हमारे देश में। आगे रहने का जगह नहीं मिलेगा, जमीन नहीं होगा लोगों को खाने के लिए, ऐसे ही मिट्टी नहीं है, खेती करने का जगह नहीं है, कंक्रीट का जंगल बन रहा है सारे के सारे, मतलब हर तरह से प्रॉब्लम है। तो डिग्निटी, और सबसे बड़ी बात सर, डिग्निटी बोल के कोई चीज होना चाहिए। नहीं हमारे नियम है, ये है, अरे क्या नियम, नियम तुम्हारे जमाने में रहेगा, आज के डेट में कोई नियम नहीं है। ठीक है, सतीदाह भी था, उसको भी तो हटाया गया। सतीदाह का भी तो प्रॉब्लम था कि जब हस्बैंड मर जाता था उसी आग में पत्नी को भी जलाया जाता था, लेकिन उसका कुछ अलग मतलब था खिलजी के टाइम पे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रानी पद्मिनी मूवी में देखे होंगे शायद आप लोग, चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो प्रूफ मिलेगा आपको कि एक्चुअली क्या है ना, कि जब कोई राजा को, मतलब बेसिकली राजा जब बंदी बन जाता था तो फॉरेन इन्वेडर्स क्या करता था, सेंट्रल एशियंस जो भी इन्वेड करने आते थे, ये अभी उसके लड़कियों को छोड़ता नहीं था, गिद्ध की तरह खाता था। तो वो क्या करेगा, इसलिए आग में जल जाता था। वही सिस्टम को ब्राह्मण ने क्या किया, सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज, लूटने के लिए सोसाइटी को, ठीक है, लोगों को डराने के लिए, जैसे ही हस्बैंड मर जाता था उसी आग में बीवी को भी जला देता था। अरे भाई वो जमाना था खिलजी का, जब खिलजी या फिर फॉरेन इन्वेडर्स आके यहाँ के औरतों को, मतलब राजा को बंदी बना लेता था, किला को हड़प लेता था, तब लड़की लोग अपना इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आग में कूद जाता था। अब उसी सिस्टम को तुम ब्राह्मणिज्म के नाम पे समाज को लूटा, अब वो सिस्टम तो गया ना, ये सिस्टम भी जाना चाहिए, इसमें कोई जात पात या धर्म का बात नहीं, जैसे ट्रिपल तलाक गया। बेसिकली दीज आर ऑल बेसिक ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। स्वामी विवेकानंद एक चीज बार बार बोल के गया है, अगर आप कभी स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हो, कि जिस समाज में वुमेन डेवलप नहीं है वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। समाज में वुमेन का डिग्निटी सबसे ऊपर है, जिस समाज में ये ऊपर है वही समाज सबसे आगे है। अब वुमेन का, आजकल वुमेन को फ्रीडम के नाम पे वुमेन कुछ भी कर रहा है, ये भी गलत बात है। ठीक है, वुमेन को भी अपना तरफ ध्यान देना चाहिए, डिग्निटी क्या होता है, रेस्पेक्ट अपने पास में। जैसे छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा लेके प्रॉब्लम होता है, कोई बोलता है कि मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूं, आपका क्या। अरे भाई आप खुद का डिग्निटी खुद तो संभालो, आपको देख के लोग रेस्पेक्ट देगा कि आपको खाली मतलब बुरे नजर से देखेगा, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब कोई बोलेगा सर आप तो पुराने जमाने का बात कर रहे हो, नहीं सर आप बोलो ना, एक औरत को देख के रेस्पेक्ट का भाव से देखेगा कि खराब नजर से देखेगा, ये औरत को डिसाइड करना है। अब फ्रीडम के नाम पे औरत भी कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब लेडीज लोग भी आजकल गलत करते हैं, नहीं मेरा फ्रीडम है मैं कुछ भी पहनूं, ये नहीं, ये डिग्निटी तो खुद को भी देखना पड़ेगा कि भाई आपको लोग रेस्पेक्ट की नजर से देखें कि आपको लोग गलत नजर से देखें। अब बोलेगा नहीं आपका आंख खराब है, आपका चरित्र खराब है, अरे भाई चरित्र तो लोगों का खराब हो ही सकता है, लेकिन आप भी तो देखो कि लोगों का चरित्र ठीक रहे। तो ये बोलने जाओ तो फिर बोलेगा फ्रीडम पे बात चल रहा है, ठीक है। मतलब एक बात करो तो दूसरा बात सामने। तो दिस इज द डिग्निटी ऑफ वुमेन, टू वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यस, कल्चर का जो कॉम्पोजिशन है इसको देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबको, ठीक है। जैसे एकदम नॉर्थ से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके मणिपुर, मिजोरम तक बहुत ही कॉम्पोजिट कल्चर है। तो कल्चर सबका बने रहे, किसी कोई अपना कल्चर किसी के ऊपर थोपे ना, ठीक है, कल्चर बने रहे ये देखने का भी दायित्व है, ये भी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, यस, हमारा फॉरेस्ट सही रहे, हमारा लेक, हमारा रिवर्स, हमारा वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव ये वाला बात प्लीज देखिए सर, ठीक है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर। अब इसमें मेरा मर्जी में कुछ भी खाऊं, एक सवाल करता है लोग, ठीक है, जैसे मेनली मैं यहाँ पर काउ स्लॉटरिंग को लेके बोलूंगा।
कोई बोलेगा कोई तो बकरा भी खाता है, ठीक है, मतलब बेसिकली मैं इसके बारे में बात करूंगा, लाइक क्या बोलते हैं सर, अरे गोट गोट, ठीक है, छागल, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट सर क्या बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है आपको, कुछ भी खाओ, यस आप कुछ भी खाओ, आपको कोई नहीं रोकता, किसी के खाने के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना खाना खा सकते हो, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन सर कंट्री टू कंट्री कुछ मैटर इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है, कॉम्पेशन नाम का कुछ चीज होता है। एक कंट्री में 80% लोग जिस एनिमल को भगवान मानते हैं, अब उसको काटा जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई बोलेगा वो खाते हैं तो उसको वो खाते हैं, मैं क्या करूं, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर। अब काउ को क्यों भगवान मानते हैं, अगर मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को छोड़ दूं कि कृष्ण भगवान का साथ रहता था, ये सब छोड़ देता हूं, मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं सर। काउ का दूध पी के बच्चा बड़ा होता है कि नहीं होता, प्लीज मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा आपको। मैं यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ कि क्यों काउ को हम इतना रेस्पेक्ट करते हैं इंडिया में, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। क्या हम सबको एक काउ का दूध पी के बड़े होते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर हम अमूल दूध पी के बड़े होते हैं। अरे अमूल का दूध कहाँ से आ रहा है? आज अमूल प्रोडक्ट बना है, बट आज से 100 साल 200 साल इवन 50 साल पहले भी अमूल नहीं था। घर घर में गाय होते थे और गाय से दूध पी के ही बच्चा बड़ा होता था। यस और नो, प्लीज टेल मी। हेलो, यस सर, यस है ना, हम अपने माँ का दूध पी के बड़े होते हैं, यस और नो? हर कोई। यस सर। तो माँ का दूध पी के बड़े होते हैं, तो क्या माँ को काट सकते हैं हम लोग? माँ को काट के खा जाएंगे? दिस इज कॉल्ड कंपैशन। गाय के दूध से, माँ के दूध से भी ज्यादा प्रोटीन मिलता है। इवन बच्चा से लेके बूढ़ा हर कोई दूध पीते हैं। तो जिस काऊ के मिल्क से हर एक का शरीर बनता है, हर एक का जीवन बनता है, इनको कैसे काट सकते हैं आप? ये भारत का प्राचीन नियम है और ये चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट का मानना है हम दूध भी पिएंगे, हम माँ को भी काट के खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक सेगमेंट को तो प्रॉब्लम होगा ना सर। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? कंपैशन का बात करता है। लेकिन दुख तब लगता है जब आज की डेट में लिबरलिटी के नाम पे, आजकल क्या हो ना, सब लिबरल हो गया। अब लिबरल में कंपैशन गायब है क्या? क्वेश्चन है सर। लिबरल का मतलब क्या कंपैशन नहीं होगा लिबरलिटी में? दिस इज द क्वेश्चन। आप लिबरल हो, आप कुछ भी खा सकते हो, आपके लिए हिंदू मुस्लिम जात पात कुछ जरूरत नहीं है समझने का, बट वेयर इज कंपैशन? करुणा कहाँ है? तो फिर सबको काट के खा जाते हैं ना, सब काटते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, हाँ सब काट के खा लेते हैं। पेड़ पौधा, पेड़ तो खाना ही पड़ता है सर। कंपैशन का मतलब है कि इवन जो पेड़ है उसे भी हम काट के खाते हैं। ऑब्वियसली हम लाव कुमड़ा फ्रूट्स वो भी खाते हैं, बट सर कोशिश ये है कि आप जब किसी को काटते हो ना, दर्द जिसका कम हो या फिर जिसमें डाइवर्सिटी लॉस ना हो, ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपैशन, करुणा, मतलब समाज में एक करुणा फैलना चाहिए, लोगों के अंदर एक प्रेम भाव होना चाहिए। प्रेम भाव ही है जो ब्रदरहुड को फैलाते हैं। अगर हर चीज में काटने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बाकी जगह का हो सकता है बट भारत का नहीं है। अब ये बात भारतीय को मैं कैसे समझाऊं, बिकॉज भारतीय आजकल लिबरल हो चुका है। अब लिबरल का मतलब भारतीय क्या मानता है? कॉम्पैशन नहीं है इसमें, नो कॉम्पैशन इज देयर। करुणा बोल के कोई चीज है ही नहीं। किस चीज का करुणा? लोगों को मारो काटो, जिस मतलब बात यही है। अब कोई बोलेगा तो फिर मछली में क्या प्रॉब्लम है, या बकरी में क्या प्रॉब्लम है, या चिकन में क्या प्रॉब्लम है, या अंडा में क्या प्रॉब्लम है, या फिर वेजिटेबल्स में क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी तो जान है। जगदीश चंद्र बोस तो ये भी प्रूव किया कि वेजिटेबल में भी जान है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यस हर चीज में जान होगा, बट जब एक देश में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन 80-90% पॉपुलेशन जब किसी को भगवान मानते, हर किसी को थोड़ी मानते हैं, काऊ को मानते, तो फिर ब्रदरहुड बढ़ाने का काम दूसरे कास्ट का भी है, दूसरे समझ के लोगों का भी है, कि वो कम से कम ये कंपैशन को समझे। और एक चीज कहा गया था रिसेंटली, बोला गया भाई हम लोग यहाँ पर नवरात्रि मनाते हैं, तो भारत में नवरात्रि के टाइम पे हम लोग
नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है, तो बस कुछ दिनों के लिए आप काउ स्लॉटरिंग बंद करो, उसमें भी लोगों का प्रॉब्लम है। तो भाईचारा बनाने का काम सबका है ना। एक तो काउ काटना ही नहीं चाहिए, इतना बड़ा प्राणी और इतना करुणा वाला प्राणी, इसको कैसे काट सकते? तो ये बेसिकली लोगों का भावनाओं को लेके खिलवाड़ है। अब किसी किसी क्या हो गया ना सर, भारत का जो ओरिजिनल है वो लोग भी आजकल लिबरल के नाम पे क्या हो गया ना, ये भावनाओं को भूल गया, कॉम्पैशन वगैरह भूल गया। मतलब बेसिकली पता नहीं, जैसे ब्रिटिश कल्चर घुस गया ना, भावनाओं का करुणा का क्या है, ठीक है काट लेंगे खा लेंगे, लेकिन समाज व्यवस्था दिन दिन क्या होगा जानते हैं ना। जैसे आजकल देखिएगा आप लोग, बच्चे लोग बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, ये चीज आप देखिएगा समाज से गायब हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है जानते हैं? यही करुणा नहीं है। जिस दिन करुणा नहीं रहेगा कोई किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। इवन हम लोग एनिमल्स को भी रेस्पेक्ट करने का बात करते हैं, ठीक है, ये संविधान कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई जात पात नहीं है सर, ठीक है, लेकिन ये करुणा कहाँ जाए, कहाँ से आएगा, ये नॉलेज से कहाँ से मिलेगा, पता नहीं सर। ये था हमारे देश में बट आजकल गायब है। Exactly, to protect, improve natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ एक्ट बना देते हैं, उसमें टाइगर को मारना मना कर दिया तो टाइगर मारना गुनाह है, तो फिर काऊ के केस में तो करना चाहिए ना, बिकॉज ये फेथ का बात है, एक सोसाइटी का रेस्पेक्ट का बात है। तो फिर काऊ के बारे में इमीडिएट एक्ट आना चाहिए और काऊ स्लॉटरिंग बंद करना चाहिए, ओनली फॉर काऊ, बिकॉज वही सर रेस्पेक्ट का बात। बाकी चीज में ठीक है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना हर चीज में, ठीक है। तो कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स कॉन्स्टिट्यूशंस बताते हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड फ्रीडम, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू abjure violence, to strive towards excellence in all sphere of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, ठीक है। Since the duties are imposed upon the citizen and not upon states, legislation is necessary for their implementation. Fundamental duties can't be enforced by rights, ठीक है, ये राइट के थ्रू से इन्फोर्स नहीं हो सकता, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये ड्यूटी है, इसको राइट के थ्रू से ऑर्डर पास करके नहीं, ये सब ऑर्डर पास करके नहीं होगा, ये ड्यूटी है हमारा। सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसमें ये बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कोई राइट एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर समरी दिया हुआ है, आप जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। समझ में आया? मैं कुछ अपना भी ओपिनियन रखा, आई अंडरस्टैंड, बट मैंने जो भी ओपिनियन रखा खुद से नहीं रखा, इट्स ऑल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो सर, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। एरिस्टोटल सिटीजनशिप के नाम पे कुछ बोला सर, द स्टेट इज अ कंपाउंड मेड ऑफ सिटीजन्स and this compels us to consider who should properly be called a citizen and what a citizen really is. The nature of citizenship is like that of the state is a question which is often disputed. Citizenship को लेके क्या प्रॉब्लम है सर? CAA, NRC, हाँ, का छी छी, ममता दीदी ने क्या नारा लगाया, का छी छी, हाँ, आप लोगों ने जरूर सुना होगा सर, हाँ। तो the nature of citizenship like that of the state is a question which is often disputed. There is no general agreement on a single definition. The man who is a citizen in a democracy is often not one in an oligarchy, ठीक है। डेमोक्रेसी का सिटीजन और ऑलिगर्की का सिटीजनशिप सेम ना भी हो सकता है, ये एरिस्टोटल का मानना था, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ कि कौन है हमारे देश का सिटीजन, ठीक है, जिसके लिए सिटीजनशिप एक्ट लगाया गया, ठीक है। बेसिकली सर ऐसे ही भारत देश अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिसका आबादी डे बाई डे ऐसे ही इंप्रूविंग है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, 2% के आसपास। भारत 2030 में बाई 2030 इंडिया 150 करोड़ प्लस हो जाएगा। अब ऐसे हालत में जो भी बाहर के लोग भारत में आना चाहता है, जैसे रोहिंग्या को लेके बात हुआ, अब सर हम पहले अपने फैमिली मेंबर को देख लें फिर रोहिंग्या को देख लेंगे। अब रोहिंग्या को देखने का जिम्मा भारत जैसे इतना पॉपुलस कंट्री को ही मिला है क्या? अब रोहिंग्या के लिए लेके भारत में पॉलिटिक्स, अब भाई रोहिंग्या को रोकने के लिए एक एक्ट चाहिए ना भाई, कोई भारत देश में किसी भी लोगों को बस कोई अपना जात देखेगा, जात पात देखेगा, ऐसा नहीं कर सकता। और जो भी पॉपुलेशन में इतना ज्यादा, सर किसको किसको देखोगे? ऐसे ही भीड़ का आबादी रखा है, इतना दिन कॉलोनी था तो सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था, लेकिन उसको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन होने से रोका जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स।
मतलब हम लोग फ्रांस थोड़ी है, ये यूरोपियन नेशन थोड़ी है जहां पर पॉपुलेशन रेट 0 है या नेगेटिव है। रखने दो ना यूरोपियंस को, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर यूरोपियंस रख पाता है तो रखे, अमेरिकन रख पाते हैं तो रखे। हमारे इतने से देश, इतने से उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं, और अमेरिका जैसे कंट्री में, ये देखो सर यहाँ अमेरिका का साइज है, ये देखो, ठीक है, कहां पर ऐसे घुस जाएगा। इतने बड़े अमेरिका में 33 करोड़ लोग रहते हैं। अब इनके साथ हमारा कंपैरिजन, अब ये बात अगर पॉलिटिशियंस को समझ में नहीं आता, सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए और वोट बैंक बढ़ाने के लिए अगर कोई ये बात करेगा, तो सर हमारा किस्मत बहुत खराब है। किसका? भारत का। क्यों? बिकॉज हमारे देश में लोग ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस बनाते हैं जिसको देश के बारे में चिंता ही नहीं है कि क्या होगा हमारा देश का अगर हमारे देश में बाहर से इतना सारा लोग आ जाए, वो भी किसी भी देश का पॉलिटिकल प्रताड़ित। ठीक है, रोहिंग्या को म्यांमार से भगाया गया। ठीक है, तो ये कुछ रीजन समझना होगा। अब कोई जात के नाम पे, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहा है। National citizenship remains an essential and enduring features of modern life in terms of politics and देखो सर, मैं पॉलिटिक्स का बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे पॉलिटिक्स का बात इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज हम संविधान का बात करते हैं और संविधान इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, वेलफेयर, स्टेट बेनिफिट्स, all around integration etc. Article 5 to 9 of the Constitution determine who Indian citizens at the commencement of the Constitutions are. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भारत का सिटीजन कौन था? Article 10 provides for their continuance as such citizens subject to the provisions of any law that may be made by parliament. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से भारत का सिटीजन है वो भारत का सिटीजन हमेशा रहेगा, उनको कभी भी भारत का सिटीजनशिप से भगाया नहीं जाएगा। बहुत लोग ऐसे बोलना चालू कर दिया कि अगर कोई मुस्लिम है, ये जो ये है, ठीक है, कोई मुस्लिम है तो उनको देश के बाहर जाना पड़ेगा। कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा क्या उनको? पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, कोई नहीं लेगा। जो भारत के हैं वो भारत के हैं। लेकिन लोगों को भड़काया गया सीएए को लेके कि ये एंटी मुस्लिम लॉ है। नहीं सर, ये बेसिकली सीएए कंट्री के फेवर में है। कोई कोई तो ऐसा भी बोला, क्या रोहिंग्या इंसान नहीं है? मैंने ऐसे भी देखा। ठीक है, इवन कोलकाता में दुर्गा पूजा में एक थीम बनाया गया था सर। ठीक है, आपको मैं बताऊं सर, सुन के आपको पता नहीं आप लोग जानते हो, कोलकाता में, साउथ कोलकाता में एक थीम बनाया गया था। थीम में एक माँ, ठीक है, और उनके सामने बहुत सारा बंजर मतलब बच्चा लोग उनके सामने रखा गया था, और थीम में दिखाया गया कि भागीर माँ, ठीक है, भागीर माँ इन द सेंस कि माँ का कर्तव्य है, माँ मतलब यहाँ पर देश को या राज्य को बताया गया, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल माँ है, ठीक है, पश्चिम बंगाल माँ है, ठीक है, तो माँ का कर्तव्य है कि दुनिया भर के जो भी लोग जो म्यांमार से प्रताड़ित होकर विताड़ित होकर वहां से भगाया गया है उनको जगह दे। बांग्लादेश से जो भागा गया है उनको भी हम लोग यहाँ पर जगह दे। सर कभी लोगों को इमोशनली कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं सर? हर एक का अपना कंट्री का प्रॉब्लम है। बांग्लादेश तो हमसे अलग हुआ था जबरदस्ती, वो अपने आप को देखे ना। म्यांमार अपने आप को खुद देखे, हम अपने आप को देखे। खुद के अंदर इतना प्रॉब्लम है, बाहर का प्रॉब्लम लेके कहाँ रखेंगे? लेकिन ये थीम है, और वो भी टॉप थीम, मतलब बेस्ट थीम ऑफ थीम पूजा ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, भागीर माँ। नाउ पॉइंट इज दैट सर, वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन कितना है जानते हैं आप लोग? 10 करोड़ प्लस। अब ऐसे जगह में अगर और 5 करोड़ 6 करोड़ पॉपुलेशन घुसा दिया जाए, क्या हालत होगा? आई डोंट नो ये किस तरह का पॉलिटिक्स है। जो भी हो सर, मतलब मैं यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? বলছিলাম স্যার ডুবে যাবে, আর কিছুই হবে না। हाँ बोल। ডুবে যাবে স্যার, ওই সমুদ্রে জলে ডুবে যাবে, ডুবে যাবে। मतलब जस्ट इमेजिन सर, मतलब इसको क्यों प्रमोट करते हैं हम लोग? ये क्या है? ये किस तरह का सोच है? ऑलरेडी पॉपुलेशन का बाढ़ है सर। मतलब भारत का सबसे कंजेस्टेड पॉपुलेशन में से एक बिहार है और एक बंगाल है, और इसके पीछे पॉपुलेशन इन्फिल्ट्रेशन या इमिग्रेशन है। मतलब बाहर के लोग हमारे राज्य स्टेट में घुसा है, बांग्लादेश से भी बहुत लोग आया है, बहुत। मैं आपको बता नहीं सकता, इवन आप लोगों को भी पता है। मतलब मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो 1971 में आया है या जो 1947 में आया है उनका बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी आ रहा है 2014-15 के बाद से अभी, और चल रहा है, ये प्रोसेस इज ऑनगोइंग।
दिस इज नॉट अलाउड सर, ये अच्छा बात नहीं है। किसका किसका माँ बनते फिरेंगे? जो जिनका बच्चा जो जिनको जन्म दिए हैं बांग्ला माँ ने, पहले उनका तो देखभाल कर ले, हाँ, उसके बाद दूसरे बच्चे का जब देखभाल कर लेना। जो माँ पहले अपने बच्चे को नहीं देख पाते ठीक से, वो दूसरे बच्चे को कैसे देखेगा? बट फिर भी लोग इसको पॉलिटिकली प्रमोट करते, वेरी वेरी सैड, स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल। मतलब पाकिस्तान से भी फिर लेना चालू करे पंजाब और राजस्थान में, और क्या चाहिए? बस भरा दे भारत को। ऊपर से तो चाइना एक कोना खा के रखा है, अरुणाचल की खा के रखा है, और कश्मीर को तो प्रॉब्लम करके रखा ही है। मतलब ये किस बात का कॉन्सेप्ट है, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो भारत का सिटीजन है उसका सिटीजनशिप कभी नहीं जाने वाला, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। बट फिर भी लोगों को भड़काया जा रहा है कि जो भारत के जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम है, हाँ, उनको भगाया जाएगा। भाई कहाँ भागेगा? कोई नहीं जाने वाला है भारत से। हाँ, जो भारत के हैं वो भारत के रहेंगे, जो कोई भी जात का हो, धर्म का हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से है या जिनको बाद में सिटीजनशिप मिला है। ठीक है, स्पेशली 71 बांग्लादेश वार के टाइम पे, 47 में पार्टीशन के टाइम पे, ये दोनों टाइम पे बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप मिला है। और जब चाइना ने तिब्बत को अटैक किया, तो तिब्बतियंस भारत में शरणार्थी के रूप में है। ठीक है, तिब्बतियंस भारत में शरणार्थी के रूप में है सर, 1950 से। ठीक है, दलाई लामा हिमाचल में रहते हैं, लेकिन शरणार्थी हैं, दे आर नॉट सिटीजन। उनको एक जगह दिया गया, ठीक है, डाल्टनगंज, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जानते होंगे, डलहौजी में उनका कैपिटल भी है, जो मतलब बेसिकली मतलब इन्वेज, मतलब एग्जाइल में है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। मतलब कभी भी तिब्बत चाइना के अगेंस्ट में वार छेड़ सकता है थ्रू इंडिया। ठीक है, और ये जरूरी है कि तिब्बत अपना हक ले और चाइना को हटाए अपनी जगह से। और जिसके कारण मतलब बेसिकली हिमाचल में और भारत के कुछ हिल स्टेशंस में लामा लोग रहते हैं सर, जो बेसिकली तिब्बतांस है। ठीक है, जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं वो रहते हैं, लेकिन आज से नहीं, काफी पुराने टाइम से। ठीक है, ये भारत का इतिहास रहा है कि भारत हमेशा दुनिया को अपने साथ रखा है, लेकिन हर मैटर में नहीं सर, हर मैटर पे नहीं, देश बदल रहा है। The Constitution under Article 11 expressly left acquisitions and termination of citizenship and all other matters relating to thereto Parliament by way of legislation। अच्छा, किसी का सिटीजनशिप छीनने के बारे में कुछ पॉइंट है, ठीक है, अगर कोई एंटी कंट्री मूवमेंट चलाते हैं तो उनको सिटीजनशिप को लेके प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। The legislation related this matter is Citizenship Act 1955, आप चाहो तो सिटीजनशिप एक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप at the commencement of the constitutions, Article 5 provide that at the commencement of the constitutions every person who has his domicile in the territory of India, who was born in the territory of India, either whose parents was born in the territory of India, or who has ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement of shall be citizen of India, वो भारत का सिटीजन का हिसाब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात कहा गया है। पार्लियामेंट के बारे में भी कुछ बोला है सर। पार्लियामेंट ये मैं बोल दिया था, ये मैं आपको ओवरव्यू चैप्टर में बोला था, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। एक चीज आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जो शायद मैंने नहीं बोला था आपको पहले, जो ओवरव्यू चैप्टर में, तो उसमें सर आपको बस एक बता दो कि हमारे देश में जो स्टेट्स होते हैं सर, स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, तो स्टेट में जो लेजिस्लेचर होता है ना, फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर। इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश हैविंग 2 हाउसेस। यही बात आपको मैं बता दूं, पर बाकी स्टेट में एक ही हाउस है। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा। ठीक है, आप लोग सुने हो ना, विधान सभा। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे जगह है, आज का लास्ट टॉपिक है सर, कि ऐसे कुछ स्टेट है जहां पर दो आपको हाउस मिलेगा स्टेट के अंदर, मतलब एक अपर हाउस, लोअर हाउस, जो सेंट्रल के केस में है, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट स्टेट के अंदर भी दिखेगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जिनका दो हाउस है, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। ठीक है, एक का नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक का नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के अंदर। ठीक है, सेंट्रल के केस में तो आपको पता ही है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस में काम करते हैं, और कितना मेंबर होता है नहीं होता है ये आपको लोकसभा की डिटेल्स में मैं आपको पहले ही बता दिया था ओवरव्यू चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। ठीक है, तो मैं बस आपको थोड़ा सा स्टेट के अंदर जो 2 हाउस होता है, एक को हम लोग विधानसभा बोलते हैं, दूसरे को हम लोग विधान परिषद बोलते हैं।
आप लोगों को पता है, सुने हैं कभी आप लोग ऐसा? हेलो सर ये जो विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसके बीच में फर्क क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है, जो स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। तो इतना समझ लो कि डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद, जो कुछ स्टेट्स में है, नॉट इन ऑल स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है लोअर हाउस। अच्छा, लोअर मतलब ऐसा मत समझिएगा कि वो लोअर है, लोअर मतलब बेसिकली यहाँ पर नाम लोअर अपर है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इज दैट लोअर हाउस अपर हाउस का कॉन्सेप्ट जैसे पार्लियामेंट में है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में होता है। ये इलेक्शन को डायरेक्ट करते हैं, बट ये इलेक्शन को डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ कनेक्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा 5 साल का होता है, 5 ईयर टर्म होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 ईयर टर्म होता है, ठीक है। ये बेसिक कुछ डिफरेंस है, आपको मैं बताया, ठीक है, लेकिन इसका डिटेल्स डिफरेंस मैं आपके लिए नोट्स रेडी किया, मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स है। स्टेट इज एक्सप्लेन्ड हियर इन डिटेल। This topic is important from the perspective of Indian polity. In some of the state, the legislature shall consist of 2 houses. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया अभी अभी, ठीक है, स्टेट का नाम, ठीक है, जो आर्टिकल 169 के तहत है, ठीक है, जिसके पास 2 हाउस है। अब मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है, 2 मिनट सुन लो, फिर आज का क्लास कंप्लीट करें। लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली रेफर्स टू द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। डायरेक्ट इलेक्शन इज द मोड ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू से जो मेंबर ऑफ एमएलए जो बनते हैं वो यहाँ पर आते हैं, बट इनका इलेक्शन जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। इज द मोड ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इनडायरेक्ट, जैसे राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन में थ्रू से नहीं जाते, है ना, वैसा ही यहाँ पर भी डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्ट वे में ये लोग चुन के जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर एमएलए डायरेक्टली चुन के जाते हैं, जैसे हम लोग हमारे वेस्ट बंगाल में भी देखते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का नाम वही होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडी एटसेट्रा, इनका वोट से विधान परिषद बनते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय टर्म ऑफ 5 years, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. Speakers is the presiding officers of legislative assembly, chairman is the presiding officer of legislative council. मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा के लिए 25 साल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कम से कम 30 साल का होना पड़ेगा। ऑल द स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, यस, भारत के सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, बट ओनली 6 स्टेट्स जिसके पास असेंबली के साथ साथ काउंसिल भी है, जैसे आंध्र, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 500, एट द मिनिमम नंबर आर 60, एंड द नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब असेंबली का 1/3 मेंबर होना चाहिए, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली का। द नंबर ऑफ मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 40, और कम से कम 40 होना चाहिए। इसका 1/3 होना चाहिए, जो भी असेंबली का मेंबर होगा उसका कम से कम 1/3 होना चाहिए, शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। बोलो सर, कोई क्वेश्चन है क्या? হ্যালো, অভিষেক কিছু বলতে চাইছিস বোধহয়, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপ কর। তোর আওয়াজটা আমি কিচ্ছু পাচ্ছি না, কিছু একটা কোশ্চেন করতে চাইছিস মনে হচ্ছে। নো স্যার, ওই সব ঠিক আছে, ওই জাস্ট নাম্বারটা পাঠিয়ে দেবেন প্লিজ। আচ্ছা, আমি সম্পদের নাম্বারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। সম্পদ, একটু অভিষেকের সাথে কথা বলে নিস তো। हाँ सर, ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, आज का Thank you, क्लास sir. इतना ही है, ठीक है। किसी के पास नोट्स नहीं है तो राइट्स का नोट्स और ये नोट्स मैं भेज दूँ। हाँ संपत बोल। স্যার বলছি কনস্টিটিউশনের যে পিডিএফটা যেটা আসলটা সেটা স্যার বইয়ের যে মানে জুরিসপ্রুডেন্স সেটাই কি এটাই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা সিএস এন্ট্রান্সেও পড়েছিলি আর ওদের এক্সিকিউটিভের বইতেও যেটা আছে ওইটাই। ঠিক আছে, এর না স্যার এন্ট্রান্সের সময় যেটা ছিল স্যার সেটা ডিলিট হয়ে গেছে আমার থেকে। আচ্ছা, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার আর একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল,